हेलो एवरीवन, हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कम्स अंडर मेथड्स इन बायोलॉजी. This will give you a huge mileage if you are trying to reach to the highest level of molecular biological technique. अगर आप हाईएस्ट लेवल का मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक की बात करते हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच हो, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियर के अप्रोच हो, उसमें आपको डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस के बारे में काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए. नहीं तो आप जो टॉप 5% क्वेश्चन आता है आईआईटी जैम में, वो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत हाई एंड पार्ट होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का. क्योंकि हम लोग जो टेक्निक्स होता है, जो हाई एंड टेक्निक्स है, उसको हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे आज. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन. तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा टेक्निक हम लोग यूज करेंगे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी करने के लिए. हम लोग आज बात करेंगे ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम के बारे में. हम लोग आज बात करेंगे जीएसटी पुल डाउन ऐसे के बारे में. हम लोग आज बात करेंगे को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऐसे, एंड हम लोग बात करेंगे फ्रेट. ये जो चारों टेक्निक है, काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होता है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस को स्टडी करने के लिए. कुछ टेक्निक है जो कि इन विवो केस में हम लोग यूज करते हैं, कुछ टेक्निक है जिसको हम लोग इन विट्रो केस में यूज करते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस. पहले हम लोग बात करेंगे ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम के बारे में. ठीक है, तो चलिए देखते हैं ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है एंड कैसे हम लोग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी करेंगे थ्रू ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम. ये सिस्टम शुरू करने से पहले मैं कुछ छोटा सा कंसेप्ट दूंगा आपको, ऑन व्हाट बेसिस यू विल अंडरस्टैंड दैट द प्रिंसिपल ऑफ ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम. फर्स्टली, पहले आपके पास जो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं, उसका सस्पेक्ट होना चाहिए. सस्पेक्ट इन द सेंस, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 3 या 4 प्रोटीन है. ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 4 प्रोटीन है. आपको पता नहीं कि कौन सा प्रोटीन किसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए आपके पास सस्पेक्ट होना चाहिए पहले. चाहे वो एबीसी हो, चाहे वो एबीसीडी हो, चाहे वो एबीसीडीई हो, whatever, you have to have suspect with you. फर्स्ट आपको सस्पेक्ट होना चाहिए कि हाँ, हो सकता है कि ए बी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं. अब देखो, ए बी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, या तो ए सी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, या तो ए डी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं. तो पहले आपके पास वो सस्पेक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो सस्पेक्ट का मतलब क्या है? देखो, यहां पे मान लीजिए आप यू आर डीलिंग विद 4 प्रोटीन्स एंड यू हैव फ्यू सस्पेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आइदर ए इज इंटरेक्टिंग विद बी, or A is interacting with C, or A is interacting with D. So, ये जो suspect है, 3 types of suspect you have to create. What are the 3 types of suspects? Either A with B, or A with C, or A with D. These are the suspects. ये suspect आपके पास होना चाहिए. ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसके बेसिस पे पूरा सिस्टम डेवलप है. अगर ये सस्पेक्ट आपके पास नहीं है, देन तो आप ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो पहले आपके पास सस्पेक्टेड प्रोटीन होना चाहिए, जिसके ऊपर आप सस्पेक्ट करेंगे कि हो सकता है ए बी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो सकता है ए सी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, या तो ए डी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग पूरा जो डिस्कशन है, पूरा जो ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, उसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन दिस सस्पेक्ट फर्स्ट. So you have to have suspected proteins which may interact with other proteins. So without that you cannot proceed further. ठीक है? Okay, this is the first concept. Second concept क्या होता है? देखो, मान लीजिए एक जीन है. ठीक है, मान लीजिए एक जीन, यहां पे एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड किया. एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो इस डीएनए के साथ बाइंड किया, राइट? मान लीजिए कि ए है डीएनए, एंड इन डीएनए में ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड किया. अच्छा, पहले एक चीज बताओ, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसका नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? दिस हैज टू बी अ प्रोटीन. दिस हैज टू बी अ प्रोटीन. ठीक है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में 2 पार्ट है. देखो, एक है ए पार्ट
जो पार्ट डीएनए बाइंडिंग डोमेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है प्रोटीन का, इस पार्ट डीएनए के साथ अटैच्ड है, तो ये जो डोमेन है, इस डोमेन को हम लोग बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। और एक इसका दूसरा पार्ट है, एक इसका दूसरा पार्ट है जो कि डीएनए के साथ अटैच नहीं है। इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को रिक्रूट करना, ताकि आरएनए पॉलीमरेज विल स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन डोमेन, एक्टिवेशन डोमेन। तो इन शॉर्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं एडी, इसको हम लोग लिख सकते हैं बीडी, ठीक है, क्योंकि हम लोग एडी बीडी इसके हिसाब से बात करेंगे। तो चलिए और एक बार फिर देख लेते हैं, आगे जाने से पहले एक बार फिर देख लेते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इटसेल्फ इज अ प्रोटीन। इस प्रोटीन के पास दो डोमेन है, डोमेन 1 एंड डोमेन 2। डोमेन 1 is basically a DNA binding domain, which in short we can write as BD. What is the function of that domain, this DNA binding domain? This domain actually attaches to the DNA, right? And if you look at the other domain, which is nothing but activation domain, what is the function of that? That activation domain recruits transcription machinery so that RNA polymerase will start transcription process. तो हर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि डीएनए के साथ बाइंड किया, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का दो पार्ट है, डोमेन 1 डोमेन 2। यहां पे मैंने बीडी एडी इसका हिसाब से इसका नाम किया, ठीक है। अच्छा, ऐसे एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसका नाम है गैल4, इसका नाम है गैल4, ठीक है। गैल4 एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर which is an activator, positive regulator of transcription system, which helps in galactose metabolism, ठीक है। जैसे आप लैक्टोज ऑपरेंट के बारे में पढ़े हो, डेफिनेटली आप ट्रिप्टोफेन ऑपरेंट के बारे में पढ़े हो, राइट। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में गैल4 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ द होल ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम, ओके। तो एक गैल4, इसका भी दो पार्ट होगा, गैल4 का बीडी होगा, गैल4 का एडी होगा, ठीक है, क्योंकि गैल4 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो भी एक पॉजिटिव रेगुलेटर है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? तो यहां पे मैंने पहले आपको क्या बताया, आपके पास सस्पेक्ट होना चाहिए, जैसे चाहे ए विद बी, ए विद सी, ए विद डी, दीज आर द सस्पेक्ट्स। यहां पे आपके पास 3 सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2, सस्पेक्ट 3, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। तो इसका एक पार्टनर है ए जो कि कॉमन है, दूसरा पार्टनर देखो बी सी डी, ओके, अनकॉमन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? देखो, इसको हम लोग बोलेंगे ए है बेट, ए है प्रे, ठीक है। तो आपको 3 डिफरेंट कंस्ट्रक्ट क्रिएट करना है। एक कंस्ट्रक्ट में आपके पास बेट जो कि ए है, दैट विल बी फिक्स्ड। इन अनदर कंस्ट्रक्ट यू हैव टू क्रिएट बी, इन अनदर कंस्ट्रक्ट यू हैव टू क्रिएट सी, इन अनदर कंस्ट्रक्ट यू हैव टू क्रिएट डी। तो बेसिकली अगर यही मैं एग्जांपल जो मैंने यहां पे दिया, इस एग्जांपल के ऊपर अगर आपको प्रोसीड करना है, ये जो H2 हाइब्रिड सिस्टम है, यहां पे आपको टोटल 4 कंस्ट्रक्ट क्रिएट करना है। एक कंस्ट्रक्ट होगा जो कि बेट ए के लिए, क्योंकि वो तो कॉमन है तीनों में, राइट। तो एक होगा बेट ए, दूसरा होगा प्रे बी के लिए, तीसरा होगा प्रे सी के लिए, चौथा होगा प्रे डी के लिए। तो टोटल आपके पास 4 कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। एक कंस्ट्रक्ट होगा बेट ए के लिए और बाकी 3 होगा प्रे के लिए, क्योंकि प्रे आपके पास 3 अलग अलग है, एंड यू डोंट नो whether A will interact with B or A will interact with C or A will interact with D. You don't know, right? So through this H2 hybrid system हम लोग देखेंगे कि A किसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट बनाएंगे। एक कंस्ट्रक्ट बनाएंगे जो कि बेट के लिए, और दूसरा टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट बनाएंगे प्रे के लिए। चलो देख लेते हैं। देखो, ए है बेट कंस्ट्रक्ट, यहां पे हम लोग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रे का बना रहे हैं, ठीक है। एक है मान लीजिए प्रे बी का, दूसरा है मान लीजिए प्रे सी का, राइट। अब देखो यहां पे क्या क्या पार्ट रहेगा। जो फर्स्ट पार्ट है, मैंने यहां पे क्या बोला था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का 2 पार्ट है, बीडी एंड एडी, राइट। तो हम लोग गैल4 एज एन एग्जांपल लेके हम लोग प्रोसीड करेंगे इस एग्जांपल को, ठीक है।
तो देखो गैल फोर बी डी, ठीक है, यहां पे रहेगा आपके पास गैल फोर ए डी, यहां पे रहेगा गैल फोर ए डी, ठीक है। अब देखो दूसरा कलर मैं यूज करता हूं, यहां पे रहेगा आपके पास बेट, यहां पे रहेगा आपके पास प्रे बी, यहां पे रहेगा आपके पास प्रे सी। अच्छा ये जो हम लोग लिख रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं कि गैल फोर बी डी बेट, हाँ, गैल फोर ए डी प्रे बी प्रे सी, ये जो सीक्वेंस है एक्चुअली क्या है, कौन सा सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस है डीएनए सीक्वेंस, जीन सीक्वेंस, ठीक है। क्योंकि देखो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जानते हो, डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, राइट। तो ये पूरा जो सिस्टम हम लोग बात करें ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच। अब प्रोटीन बाद में मिलेगा, क्योंकि ये जब डीएनए जब एक्सप्रेस होगा, जीन जब एक्सप्रेस होगा तो एमआरएनए प्रोटीन बनेगा, राइट। तो आपको जो पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग आपको जीन लेवल पे ही करना है, इंजीनियरिंग आपको डीएनए लेवल पे करना है, आप प्रोटीन लेवल पे कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब डीएनए लेवल पे या जीन लेवल पे कुछ भी आप इंजीनियरिंग कर दिया, उसका एक्सप्रेशन आपको मिलेगा प्रोटीन लेवल पे, ठीक है। तो आप जो प्रोटीन लेवल पे जो देखना चाह रहे हैं, सेम चीज आपको डीएनए लेवल पे इंट्रोड्यूस करना है, ताकि उसका एक्सप्रेशन आपको दिखेगा प्रोटीन लेवल पे, राइट। तो यहां पे ये है, देखो ये है एक बेट प्लाज्मिड, ये है प्रे प्लाज्मिड, ये भी है प्रे प्लाज्मिड, ठीक है। अब देखा, ये है एक बेट प्लाज्मिड, ये है प्रे प्लाज्मिड, ये है प्रे प्लाज्मिड। यू नेवर नो वेदर ए विल इंटरैक्ट विद बी और ए विल इंटरैक्ट विद सी। ये जो बेट है बेसिकली दिस इज बेट ए, ठीक है, बेट ए मैंने यहां पे लिख दिया, बेट ए है, राइट। अच्छा अब देखो क्या होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ सिंबल आपको यूज कर रहा हूं, तो अगर आप सिंबल देखेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा इसको समझने में, ठीक है। मैं कुछ सिंबल यूज कर रहा हूं, देखो मान लीजिए ए ऐसे दिखता है, ए दिखता है ऐसे, ठीक है, ये दिखता है ऐसे, राइट। अब मैं बी को ड्रॉ कर रहा हूं, दूसरा कलर ले लेते हैं, मान लीजिए बी ऐसे, ठीक है, मान लीजिए कि बी ऐसे है, मान लीजिए कि सी ऐसे है, डी मान लीजिए ऐसे। अब देखो थोड़ा कॉमन सेंस आप लगाओ, अभी आपको पता चल जाएगा कि ए किसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर आप शेप के हिसाब से देखोगे, इसीलिए मैंने शेप ड्रॉ कर दिया ताकि आपको और आसान हो जाए इसको समझने में, ठीक है। अब देखो अगर आप शेप देखोगे तो ए तो सर्कुलर है, मतलब आप बोल सकते हो ये स्पेरिकल इन नेचर, राइट। तो अगर ए का शेप स्पेरिकल है तो इसका जो प्रे का जो मैंने जो स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया वो ए के साथ मिलता जुलता है, हाँ कि नहीं। तो आराम से आप बोल सकते हो कि हाँ ए कैन इंटरेक्ट विद बी। बट अगर आप सी को देखोगे, सी तो रेक्टेंगुलर शेप है, how will rectangular shape fit into a circular or a spherical thing? It will not interact, understood। सेम चीज डी तो है ट्रायंगल, तो ए डी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। मैं बस एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि ए का बाइंडिंग पार्टनर कौन हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि ए का बाइंडिंग पार्टनर कौन हो सकता है, राइट। तो इस पिक्चर से हमको समझ में आ रहा है कि ए का बाइंडिंग पार्टनर बी हो सकता है, नाइदर सी नॉर डी। अच्छा यहाँ पे मैंने डी का इमेज ड्रॉ नहीं किया, बस मैंने दो चीज को लेकर जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा तो अगर आप इमेज के हिसाब से चलते हैं तो क्या होगा, यहां पे हो गया आपका बेट कंस्ट्रक्ट, ये हो गया आपका प्रे प्लाज्मिड, दूसरा हो गया प्रे प्लाज्मिड, ये है बी का, ये है सी का, राइट। ये हो गया बी का, ये हो गया सी का, राइट, हो गया। अच्छा दूसरा चीज देखो, इधर है गैल फोर एडी, गैल फोर बी डी जो कि बेट ए के साथ अटैच है, ये है गैल फोर एडी जो कि प्रे बी के साथ अटैच है, ये है गैल फोर एडी जो कि प्रे सी के साथ अटैच है। अब देखो यहां पे क्या होने जा रहे हैं, देखो ये है आपका प्रोमोटर पार्ट, ठीक है, ये है प्रोमोटर पार्ट, ये है रिपोर्टर जीन, ये है रिपोर्टर जीन, राइट। अच्छा
अब देखो कुछ और दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो गैल4 का मैं बात कर रहा था, गैल4 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये कहां बाइंड करेगा? तो प्रोमोटर में बाइंड करेगा, राइट। अब देखो यहां पे आपने क्या किया, इसका हाफ पार्ट मतलब बीडी, देखो इसका हाफ पार्ट बेट ए प्रोटीन के साथ आप फ्यूज किए हो, दिस इज कॉल्ड फ्यूज्ड प्रोडक्ट, राइट। इसके साथ आप फ्यूज किए हो, एंड उसका जो और आधा पार्ट है जो एडी पार्ट है, ये एक बी के साथ किया और एक बार एक सी के साथ किया, दो अलग अलग आप कंस्ट्रक्ट डिजाइन किए हैं, राइट। तो अगर इसके हिसाब से आप चलोगे ए एंड बी के साथ, अब क्या देखोगे, देखो गैल4 जो है, गैल4 बीडी एक पार्ट है और गैल4 एडी एक पार्ट है, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं, देन आपको मैं समझाऊंगा। यह है गैल4 बीडी, यहां पे होगा गैल4 एडी, ओके। दूसरा कलर ले लेता हूं, ब्लू कलर ले लेता। ये जो गैल4 बीडी था ये किसके साथ फ्यूज था? बेट ए, बेट ए के साथ फ्यूज था, ठीक है। और गैल4 एडी जो है एक किसके साथ था? ए एक था आपका जो प्रे बी के साथ, ठीक है। इन दैट केस यहां पे एक है बेट ए और ए है प्रे सी, राइट। ए है प्रे बी, ए है प्रे सी। अब देखो यहां पे आप देखो कि ये जो दूसरा कलर ले लेता हूं। अब देखो ये जो गैल4 बीडी है एंड गैल4 एडी है, ये दोनों क्या है? अल्टीमेटली गैल4 का दो डोमेन है, राइट। अब देखो दो डोमेन एक साथ आ गया, क्यों एक साथ आया? क्योंकि ए इज इंटरेक्टिंग विद बी, देखो ए इज इंटरेक्टिंग विद बी। तो अगर ए बी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो गैल4 बीडी एंड गैल4 एडी भी पास आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी फ्यूज करके रखे, देखो this is one fused product like gall4 ad with gall4 bd with bet a, this is gall4 ad with pre b and this is gall4 ad with pre c। ये तो सब फ्यूज्ड प्रोडक्ट है, दिस इज वन फ्यूज्ड प्रोडक्ट, दिस इज अनदर फ्यूज्ड प्रोडक्ट, दिस इज अनदर फ्यूज्ड प्रोडक्ट, राइट। अगर आपको पता नहीं है कि ए बी के साथ इंटरेक्शन करेगा या सी के साथ इंटरेक्शन करेगा, यू डोंट नो, बट यहां पे मैं जैसे यहां पे मैंने इमेज ड्रॉ किया, इस इमेज के हिसाब से आपको ये पता चल रहा है कि ए इज इंटरेक्टिंग विद बी। तो इन दैट केस देखो ए तो ऑलरेडी आप फ्यूज करके रखे हो गैल4 बीडी के साथ, राइट, एंड बी को आप फ्यूज किए हो गैल4 एडी के साथ, सी को भी फ्यूज किए हो। सिंस ए इज नॉट इंटरेक्टिंग विद सी, ए के साथ सी का कोई लेना देना नहीं है, राइट, इसीलिए सी इज नॉट कमिंग क्लोज टू ए, सी इज फार अवे फ्रॉम ए। तो जब सी इज फार अवे फ्रॉम ए, ऑटोमेटिकली जो गैल4 एडी पार्ट है दैट विल ऑल्सो बी फार अवे फ्रॉम गैल4 बीडी पार्ट। तो अगर गैल4 एडी एंड गैल4 बीडी अलग अलग जगह पे है तो दे विल नॉट बी कंबाइंड। इफ दीज टू आर नॉट कंबाइंड इट विल नॉट प्रोड्यूस गैल4 फंक्शनल गैल4, you understood, because to produce functional gall4 bd and gall4 ad should be together, you understood, and that can only be possible if these two partner protein interact, because if these two partner protein interact, so a will bring gall4 bd, b will bring gall4 ad, they will come close to each other, so this gall4 bd and gall4 ad will make functional gall4. Functional gall4. In this case, this is non-functional gall4, right? This is non-functional gall4. Understood? तो अगर non-functional gall4 है तो रिपोर्टर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं? No, there will be no transcription. यहां पे gall4 फंक्शनल हो गया तो रिपोर्टर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, राइट। तो रिपोर्टर जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा देन आपका कंक्लूजन क्या रहेगा? रिपोर्ट। तो देखो ये जो दोनों चीज है, यहां पे कंडीशन 1, यहां पे कंडीशन 2, कंडीशन 2 पे रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, एंड कंडीशन 1 पे रिपोर्टर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। तो अगर रिपोर्टर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो गया इसका मतलब क्या है? they have gall4 bd and gall4 ad have made a functional gall4, that means you can conclude that protein A is interacting with protein B. And in this case, since there is no more transcription of the reporter gene, so what can be concluded? You can conclude protein A is not interacting with protein C.
अगर प्रोटीन ए प्रोटीन सी के साथ इंटरेक्शन किया होता तब क्या होता, ये जो प्रोटीन ए के साथ बीडी अटैच्ड है एंड प्रोटीन सी के साथ जो गैल4 एडी अटैच्ड है, दोनों पास आ जाते, दोनों पास नहीं आया, इसीलिए गैल4 रिमेन्स नॉन फंक्शनल। गैल4 रिमेन्स नॉन फंक्शनल, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हुआ, इसीलिए रिपोर्टर जीन के एक्सप्रेशन भी नहीं हुआ। आप समझ में आया पूरा सिस्टम। अच्छा, तो रिपोर्टर जीन क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकता है। रिपोर्टर जीन हो सकता है, देखो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं, रिपोर्टर जीन हो सकता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, रिपोर्टर जीन हो सकता है जीएपी, रिपोर्टर जीन हो सकता है लूसीफरेज, ठीक है, रिपोर्टर जीन हो सकता है बीटा लैक्टामेज, रिपोर्टर जीन्स। अगर रिपोर्टर जीन के एक्सप्रेशन हो रहे इसका मतलब प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन आर हैपनिंग, अगर नहीं हो रहे ट्रांसक्रिप्शन, इसका मतलब प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन आर नॉट हैपनिंग, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसका थ्रू आप डेफिनेटली यू कैन प्रूव दैट व्हाट इज द प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्टिव पार्टनर। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया ये चीज कि आपके पास पहले सस्पेक्टेड प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सस्पेक्टेड प्रोटीन ना हो तो यू कैनॉट क्रिएट दिस कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्ट क्रिएट करने से पहले आपके पास सस्पेक्टेड प्रोटीन होना चाहिए, अंडरस्टूड, ओके। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम शुरू करेंगे GH2 पुल डाउन ऐसे, ठीक है। अब देखो GST का फुल फॉर्म क्या है, GST का फुल फॉर्म है ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज क्या है, वो एक एंजाइम है, राइट। ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज इज एन एंजाइम। तो अगर एंजाइम हुआ, इसका सबस्ट्रेट क्या होगा, ग्लूटाथायोन, इसका सबस्ट्रेट होगा ग्लूटाथायोन, राइट। तो अब देखो ग्लूटाथायोन एक सबस्ट्रेट है जिसका एंजाइम है ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज GST। अब हम क्या करेंगे, इसका जो एफिनिटी है, मतलब हर एक सबस्ट्रेट का एंजाइम के ऊपर एक एफिनिटी होता है, राइट। तो ये जो एफिनिटी है, मतलब ग्लूटाथायोन विद ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, उस एफिनिटी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे टू स्टडी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, राइट। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे शुरू करेंगे उसको। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे हम लोग जो H2 हाइब्रिड सिस्टम के बारे में बात किए थे, वहां पे भी हम लोग के पास एक सस्पेक्टेड प्रोटीन का लिस्ट था, राइट। अगर आप थोड़ा रिकॉल करें तो हम लोग के पास बेट था एंड प्रे प्रोटीन था, बेट प्रोटीन था, प्रे प्रोटीन था, हम लोग के पास ए था, देन या तो बी या तो सी या तो डी, राइट। तो यहां पे भी देखो इंटरेक्शन मतलब क्या है, मतलब टू कंपोनेंट होना चाहिए, एक पार्टनर होना चाहिए, एक के साथ दूसरा होना चाहिए, राइट, इंटरेक्शन। तो यहां पे जो हम लोग H2 हाइब्रिड सिस्टम में बात कर रहे थे, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, तो यहां पे भी आपके पास एक प्रोटीन होना चाहिए जिसको लेके आप यूज करेंगे एंड जिसको लेके आप देखेंगे कि इसके साथ कौन दूसरा प्रोटीन इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो वो कौन सा प्रोटीन होगा, दैट शुड बी ए हियर। इट्स बेसिकली ए विल यूज एज ए ट्रैप, so that using this trap you will understand whether B interacts with A or C interacts with A or D interacts with A. तो A should be used as a trap, ठीक है। तो इसको हम लोग बेट प्रोटीन बोलते हैं। तो सेम चीज यहां पे भी हम लोग करेंगे। देखो ऐसे दो पैनल बनाओ, वन साइड होगा कंट्रोल, दूसरा साइड होगा एक्सपेरिमेंटल, राइट। वन साइड होगा कंट्रोल, दूसरा साइड होगा एक्सपेरिमेंटल। अच्छा देखो ऐसे आप इन विट्रो रिएक्शन बैठाओ, हम लोग इन विट्रो रिएक्शन बैठाएंगे। इसमें कंपोनेंट क्या क्या रहेगा, देखो एक होगा आपके पास बेट जो कि अटैच टू विथ GST, दूसरा होगा आपके पास सेल लाइजेट, यहां पे भी आपके पास क्या क्या होगा, एक होगा GST, दूसरा होगा आपके पास सेल लाइजेट।
तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा ग्लूटाथायोन, जो कि अटैच्ड विथ सेफरोज। सेम थिंग यहां पे भी होगा, सेफरोज अटैच्ड विथ ग्लूटाथायोन। ओके, सेफरोज अटैच्ड विथ ग्लूटाथायोन। अच्छा, ये सेफरोज क्या है? सेफरोज एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, उसका काम है एंकर करना। जैसे हम लोग एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं, राइट, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम लोग यूज करते हैं, या तो कुछ दूसरा क्रोमेटोग्राफी, मान लीजिए कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, वहाँ पे हम लोग सेलुलोज यूज करते हैं, हाँ कि नहीं? तो ये सब उसका काम ही होता है एंकर करना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर सारे चीज आप डाल दिए हो, डाल देने के बाद आप थोड़ा इंक्यूबेशन बैठा दो, तो उसको इंक्यूबेशन में बैठा दो। अच्छा देखो, ग्लूटाथाइन क्या है? एक सबस्ट्रेट है, उसका एंजाइम क्या है? ग्लूटाथाइन एज ट्रांसफरेज। तो अगर आप रिएक्शन में जीएसटी भी डाल रहे हो एंड ग्लूटाथाइन भी डाल रहे हो, मतलब आप एंजाइम भी डाल रहे हो, आप सबस्ट्रेट भी डाल रहे हो, तो डेफिनेटली एंजाइम विल वर्क ऑन सबस्ट्रेट, राइट, दैट इज ऑब्वियस। बट यहां पे और कुछ दूसरा भी चीज आप डाले हो, जो कि है सेल लाइजेट, जो कि है सेल लाइजेट। देखो, ये जो सेल लाइजेट है, सेल लाइजेट का अंदर बहुत सारे प्रोटीन कंपोनेंट होता है, और भी बहुत सारे सेलर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि अननोन है। एंड वही हम लोग को पता करना है कि सेल लाइजेट का कौन सा पार्ट है जो कि हम लोग का जो प्रोटीन है, जो बेट ए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए इसको माने गए, तो इस ए के साथ कौन सा प्रोटीन इंटरेक्शन कर रहे हैं, व्हिच विल कम फ्रॉम सेल लाइजेट, दैट विल अंडरस्टैंड। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इधर होगा सेफरोज, ठीक है, व्हिच इज अटैच्ड टू ग्लूटाथायोन, right? Then this will attach to GST, then this will attach to BET, ठीक है। यहां पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपके पास सेफरोज, देन अब क्या होगा? GST, सॉरी, ग्लूटाथायोन, देन GST, ठीक है। अब समझ में आया? सेफरोज जो कि एक एंकर, इसका काम ही है एंकर करना, तो उसके साथ ग्लूटाथायोन ऑलरेडी अटैच्ड है, ग्लूटाथायोन विल इंटरेक्ट विद जीएसटी एंड जीएसटी इज ऑलरेडी अटैच्ड विद बेट, ऐसे आएगा। यहाँ पे सेफरोज जो कि ऑलरेडी अटैच्ड विद ग्लूटाथायोन, और ग्लूटाथायोन विल इंटरेक्ट विद जीएसटी, यहाँ पे ऐसे आएगा, राइट। अब देखो, तो ये तो हो गया जीएसटी के साथ ग्लूटाथायोन का इंटरेक्शन। अब जो सेल लाइजेट यहाँ पे ऐड किया हो, सेल लाइजेट का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? सेल लाइजेट से कुछ प्रोटीन होगा जो कि यहां पे जो बेट प्रोटीन है इसके साथ बाइंड करेगा, राइट। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए यहां पे प्रोटीन बी, यहां पे प्रोटीन सी बाइंड किया, ठीक है, एंड जीएसटी के साथ मान लीजिए प्रोटीन एक्स बाइंड किया, यहां पे भी जीएसटी के साथ प्रोटीन एक्स बाइंड, ठीक है। अब क्या करो, आप एचडीएस पे चलो, एचडीएस पे चलो, ठीक है। एचडीएस पे जाकर चलाओगे तो यहां पे आपको दो बैंड मिलेगा। यहां पे देखो क्या क्या, कौन सा बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको बता रहा हूं। ये हो गया आपका प्रोटीन एक्स, ये भी हो गया आपका प्रोटीन एक्स, ठीक है। ये हो गया जीएसटी, ये हो जाएगा बेट बाउंड जी, दूसरा हो जाएगा बी, दूसरा। अब देखो, हम लोग का क्या टारगेट था यहाँ पे? टारगेट क्या था? टारगेट ए जानना था, ये जो प्रोटीन ए है इसके साथ कौन सा प्रोटीन बाइंड कर रहे हैं, राइट। क्योंकि आप बेट ए मतलब प्रोटीन ए, इसको एज ए बेट आप यूज किए हो टू यू यूज्ड प्रोटीन बेट ए टू यूज एज ए ट्रैप। मैं ट्रैप वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि टू नो व्हिच प्रोटीन इंटरेक्ट विद प्रोटीन ए। अब देखो यहां पे जब आप जेल चलाए, आपको ये देखने को मिल रहा है कि देयर आर टू मोर प्रोटीन्स, प्रोटीन बी एंड सी, दे आर ऑल्सो कमिंग, दे आर ऑल्सो कमिंग। दैट मीन्स these are your proteins
These are the two proteins which interact with protein A. Means this is your bet. Bet means protein A यहाँ पे, right? Understood? अब मजा का बात ये है कि यहाँ पे एक और एक एक्स्ट्रा प्रोटीन आ गया जो कि X. बट देखो यहाँ पे क्या है, X does not bind to bet A. X binds to GST. क्योंकि यहाँ पे भी बाइंड किया, यहाँ पे भी बाइंड किया. तो आपको क्या पता चलेगा, क्या X also interacts with bet A? No. तो X का क्या आइडेंटिफिकेशन रहेगा? X is a false positive. X is a false positive. What do you mean by positive? Positive in the sense the proteins which will interact with protein A. So what are the positive proteins here? Protein B and protein C. These are the positive proteins, right? तो X कहां से आ गया अचानक? क्योंकि X तो बेट के साथ बाइंड नहीं किया, X बाइंड किया GST के साथ, तो वो है फॉल्स पॉजिटिव. ठीक है, तो इसीलिए आपको कंट्रोल भी रन करना जरूरी है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं रन कराओगे, इफ यू डोंट रन द सेकंड पार्ट मींस द कंट्रोल पार्ट, you can say that I got three proteins B, C and X which may interact with A, but actually X is not interacting with A. It is only B and C which are interacting with A. Understood? तो इसलिए X को आपको एलिमिनेट करना है क्योंकि A है false positive. Understood? तो इसीलिए हर एक एक्सपेरिमेंट में आपको एक कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि कंट्रोल हमेशा आपको हेल्प करता है to screen your positive result. Understood? All right. चलिए नेक्स्ट, को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन. ठीक है, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिलेटेड कुछ चीज होगा. चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है. मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोटीन मिक्सचर आपको मिला. ठीक है, A, B एंड D. ठीक है, इस चार प्रोटीन के बारे में आपको नहीं पता है, बट यू नो ओनली वन प्रोटीन आउट ऑफ दिस फोर. लेट्स से दैट इज प्रोटीन B फॉर एन एग्जाम्पल. तो फॉर एन एग्जाम्पल आप सिर्फ प्रोटीन B के बारे में जानते हो, यू नेवर नो व्हिच अदर प्रोटीन्स इंटरैक्टिंग विद B, राइट? तो आप क्या करोगे, यहां पे आप एंटीबॉडी डाल दो. एट एंटीबॉडी अगेंस्ट B. ठीक है, तो अगर आप एंटीबॉडी डाल दिए अगेंस्ट B तो क्या होगा, अब बताओ क्या होगा. तो फिर से यहां पे मैं वो ड्रॉ कर रहा हूं. A, B, C एंड D. अच्छा, जो एंटीबॉडी आप डाले हो, एंटीबॉडी अगेंस्ट B पे मैंने बोला, राइट? तो एंटीबॉडी आके बाइंड करेगा B के साथ, एंटीबॉडी आके बाइंड करेगा B के साथ, राइट? नेक्स्ट आप ऐड करो, प्रोटीन A which is attached to सेफरोज. ये प्रोटीन है, क्या है ये प्रोटीन है? वो जो हम लोग एग्जांपल के लिए यूज कर रहे थे ना, ये प्रोटीन वो प्रोटीन नहीं है. ये प्रोटीन, इसका नाम ही है प्रोटीन A. ठीक है, प्रोटीन A क्या है एक बार जान लेते. प्रोटीन A इट्स द सेल सरफेस प्रोटीन ऑफ स्टेप ऑरियस का नाम आप सुने हो, राइट? इट्स अ स्मॉल प्रोटीन. देखो इसका ब्यूटी क्या है, इस प्रोटीन का ब्यूटी ये है कि ये आपका एंटीबॉडी, ये पार्ट क्या है, एफसी रीजन, राइट? ये एफसी रीजन. तो यहां पे दिस इज प्रोटीन A. देखो ये प्रोटीन A हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू बाइंड टू द एफसी रीजन ऑफ एंटीबॉडीज. ओके, तो हम लोग प्रोटीन A अगर उसके साथ सेफरोज एज ए एंकर उसको ऐड कर देते हैं, कोवैलेंट अटैचमेंट. दिस इज बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड अटैच कर देते हैं, तो क्या होगा, प्रोटीन A जाके किसके साथ बाइंड करेगा, एफसी रीजन के साथ बाइंड करेगा. तो यहाँ पे आप जो एंटीबॉडी यूज किए हो, जो कि जाके प्रोटीन B के साथ बाइंड किया, तो यहाँ पे प्रोटीन A अटैच हो जाएगा. ठीक है, इसको आप क्या करो,
इसको आप सेंट्रीफ्यूज करो। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या हो जाएगा, पूरा जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ABCD पूरा आपको मिल जाएगा, राइट। देन यू गो फॉर ट्रिप्सिन डाइजेशन। ट्रिप्सिन डाइजेशन, देन यू गो फॉर मास स्पेक एनालिसिस, ताकि इसका जो प्रोटीन का जो अलग अलग प्रोटीन है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपको डिटरमाइन हो जाएगा, राइट। मास स्पेक एनालिसिस, फाइनली प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। कहां से, थ्रू डेटाबेस। फाइनली प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन। ओके, अब समझ में आया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। यहां पे देखो मैं फिर से बता रहा हूं, मान लीजिए कि यू नो वन प्रोटीन दैट इज प्रोटीन बी, इसके बारे में आपको पता है, बट यू डोंट नो व्हाट कुड बी द अदर प्रोटीन्स व्हिच मे इंटरैक्ट विद प्रोटीन बी, ठीक है। तो आप यू ऐड एंटीबॉडी अगेंस्ट प्रोटीन बी, so that antibody will bind to protein B, right? Then you add protein A, and you already attach protein A to separose through covalent binding, right? तो ये जो प्रोटीन ए है जिसके बारे में मैंने बोला था, ए सेल सरफेस प्रोटीन, इट हैज ट्रिमेंडस एफिनिटी टुवर्ड्स FC region of the antibodies, right? So it will bind to FC region of the antibodies, right? Then you go for centrifugation, so this whole complex will be centrifuged, right? Centrifuged out, then finally go for trypsin digestion, you go for mass spec analysis, finally you identify your protein. Understood? ये भी एक तरीका है to know protein interactions. अब देखो फ्रेट एक बहुत इंटरेस्टिंग यू कैन से अ टेक्निक है टू नो अगेन प्रोटीन इंटरैक्शन। फ्रेट का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेट का फुल फॉर्म होता है फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अब देखो क्या होता है, ओके अच्छा यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं, ये होगा लैम्डा आपका वेवलेंथ, इधर होगा फ्लोरेसेंस, ओके, या तो एब्जॉर्बेंस, फ्लोरेसेंस या तो एब्जॉर्बेंस, राइट। मान लीजिए ये है एक्साइटेशन वेवलेंथ, ये है एमिशन वेवलेंथ, ये है एक्साइटेशन, ये है एमिशन वेवलेंथ, राइट। मान लीजिए ये है CFP, ये है YF। C stands for cyan, C stands for cyan, okay, Y stands for YOLO, राइट। अब देखो अगर आप ये चीज देखोगे तो हर एक जो फ्लोरेसेंस प्रोटीन होता है, चाहे वो CFP हो, BFP हो, GFP हो, कुछ भी हो, हर एक प्रोटीन का एक एक्साइटेशन वेवलेंथ होता है, एक एमिशन वेवलेंथ होता है, ठीक है। यू हैव टू एक्साइट इट सो दैट इट विल एमिट द एनर्जी, दैट्स व्हाई इट हैज टू वेवलेंथ, वन इज एक्साइटेशन वेवलेंथ, अनदर वन इज एमिशन वेवलेंथ, राइट। अच्छा इसका देखो CFP का एक्साइटेशन वेवलेंथ, एमिशन वेवलेंथ, YP का एक्साइटेशन वेवलेंथ, एमिशन वेवलेंथ, ठीक है। यहां पे एक चीज देखो, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल ओवरलैप, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल ओवरलैप, राइट। इसका मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रल ओवरलैप का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है देखो ये सायन जो कलर है CFP, ये जब एमिट करेगा एनर्जी, जब एमिट करेगा, एंड जो YFP जब एक्साइटेशन होगा, इसका दोनों का वेवलेंथ ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब इसका एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका एनर्जी इसको चाहिए टू बी एक्साइटेड, दे आर ओवरलैप्ड, ठीक है। तो इसका जो कंसेप्ट है इसको लेके क्या करेंगे हम लोग, अब देखो क्या करेंगे। मान लीजिए कि यहां पे आप दो प्रोटीन के इंटरेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन A with protein B. Suppose you have suspected partner A with B, you can do A with C also, right? That's not an issue. तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन A जो है
इसके साथ आप CFP को अटैच करो। प्रोटीन बी जो है इसके साथ YAP को अटैच करो। कैसे अटैच करोगे, कहां पे अटैच करोगे? आपको अटैच करना है जीन लेवल पे। यू कैन नॉट अटैच एट द प्रोटीन लेवल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। You have to attach everything at the gene level. That's why it is most commonly known as recombinant DNA technology. These are all basically genetic engineering, right? Your application will be at the protein level once this gene will be expressed. But you have to do all the exercise, you have to do all the engineering at the gene level. Please keep in mind. So when I'm using A, I'm not attaching anything to protein A. Rather, I'm attaching the gene which encodes protein A. Understood? तो ये जो जीन ए है इसके साथ CFP का जो जीन है हम लोग उसको ऐड कर देंगे, ठीक है? इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे, YAP के साथ B को ऐड कर देंगे, राइट? अब देखो ये जो CFP है, फॉर एन एग्जाम्पल इसको हम लोग एक्साइट करेंगे 440 नैनोमीटर। 440 नैनोमीटर पे हम लोग उसको एक्साइट करेंगे। इसका एमिशन होगा 490 नैनोमीटर, ठीक है? इसका जो है YAP, इसका एक्साइटेशन है 490 नैनोमीटर, इसका एमिशन है 527 नैनोमीटर, ठीक है? अब देखो क्या होता है। अब एक्साइट करो CFP को, अब CFP को एक्साइट करो। अगर आप CFP को एक्साइट कर रहे हो, क्योंकि सी योर प्रोटीन कैन नॉट गिव यू एनी फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी, ओनली द फ्लोरोफोर, द प्रोटीन व्हिच हैव फ्लोरेसेंस एक्टिविटी, they can give you, right? This protein A or protein B, they will not give you any fluorescence activity. Please keep in mind. इसलिए हम लोग अटैच किया फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को ताकि they will help in the identification, isn't it? Okay. तो आप CFP को पहले एक्साइट करो 440 नैनोमीटर पे। तो अगर आप इसको एक्साइट करो 440 नैनोमीटर पे, ये जब एक्साइट हो जाएगा देन व्हेन इट विल एमिट इट्स एनर्जी, जब एनर्जी एमिट होगा, जब एनर्जी रिलीज होगा, दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ 490 नैनोमीटर, राइट? अच्छा, उसी टाइम पे अगर ए जो B अटैच्ड विथ YAP, अगर ए इसके पास है, तब क्या होगा? जब CFP एनर्जी रिलीज करेगा, ये YAP विल एक्सेप्ट दैट एनर्जी एंड ऑटोमेटिकली दैट विल बी एक्साइटेड एंड दैट विल एमिट द एनर्जी एट 527 नैनोमीटर। तो यहां पे पिक्चर क्या बनेगा? अब देखो, आप एक्साइट कर रहे हो सायन कलर, सायन मतलब ब्लूइश कलर, राइट? अब ब्लूइश कलर को एक्साइट कर रहे हो तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर आप ब्लू कलर को एक्साइट कर रहे हो, आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा? ब्लू कलर दिखेगा, राइट? बट आप देखोगे येलो कलर। कैसे? क्योंकि ये जो B अटैच्ड विथ YAP है, दैट इज क्लोज टू CFP। क्योंकि जब CFP एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, YAP ऑटोमेटिकली दैट विल एक्सेप्ट दैट एनर्जी एंड ऑटोमेटिकली इट विल गेट एक्साइटेड एंड इट विल रिलीज एट 527 नैनोमीटर। अंडरस्टूड? अगर ए प्रोटीन इसके पास नहीं है तब क्या होगा? अब CFP को एक्साइट कर रहे हो, आपको सायन कलर ही दिखेगा। तो अब स्टोरी क्या बनेगा? देखो दो चीज है, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1, आप तो एक्साइट करो CFP को, यू आर नॉट एक्साइटिंग YAP, प्लीज कीप इन माइंड। तो आप CFP को एक्साइट करो, या तो आपको सायन कलर दिखेगा, आप CFP को फिर एक्साइट करो, या तो आपको येलो कलर दिखेगा, राइट? तो अगर आपको सायन कलर दिखेगा, इसका मतलब क्या है? ये जो दूसरा प्रोटीन है जिसके साथ YAP अटैच्ड है, दैट इज नॉट क्लोज टू A, इसीलिए आपको सिर्फ सायन कलर ही दिख रहे। अगर आपको येलो कलर दिखता है, इसका मतलब क्या है? द सेकेंड प्रोटीन इज वेरी क्लोज टू द फर्स्ट प्रोटीन, ठीक है? देखो यहां पे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आप मान रहे हो कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस आर हैपनिंग, तो टू प्रोटीन शुड बी क्लोज, राइट? If two proteins are close, you can expect protein-protein interaction. If two proteins are far apart, can you expect their interactions? Can you expect? No. So now the question should strike in your mind, sir, what should be the minimum distance between the two proteins to have their interactions? Yes, that minimum distance will be less than 10 nanometers. Please keep in mind, because through experiment it has been proved that अगर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस हो रहे हैं तो दोनों प्रोटीन का जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, दैट शुड बी लेस देन 10 नैनोमीटर। अगर 10 नैनोमीटर से ज्यादा हो गया, दे कैन नॉट इंटरैक्ट। अंडरस्टूड? तो अगर दो प्रोटीन का डिस्टेंस 10 नैनोमीटर के अंडर पे है, ठीक है, इन दैट केस यू आर एक्साइटिंग सायन कलर बट यू विल ऑब्जर्व येलो कलर। एंड अगर दोनों का डिस्टेंस मोर देन 10 नैनोमीटर है, इसका मतलब यू आर एक्साइटिंग सायन कलर, you will observe सायन कलर only. Because the funda is very simple. The funda is
अगर दो प्रोटीन एक साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो दो प्रोटीन को एक साथ होना है, राइट। अगर एक साथ नहीं हुआ तो यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है दैट विल आल्सो नॉट टेक प्लेस। दैट्स व्हाई यू आर एक्साइटिंग cyan color, you will observe only cyan color. Understood? So this is all about FRET. This is also a very important technique to study protein-protein interactions. चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन एनालिसिस। देखो, एग्जाम होता है एमसीक्यू के ऊपर। एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं दिया जाता है कि आप फ्रेट का ऊपर लिखो 5 मार्क, या तो ईस्ट टू हैबिट सिस्टम का ऊपर लिखो 10 मार्क, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो आपका एग्जाम होगा एमसीक्यू। एमसीक्यू इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। यस, आपको पहले समझना है पूरा चीज, उसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बहुत कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां से आपको पता चलेगा कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस, बिकॉज लेट मी टेल यू these protein protein interactions, protein DNA interactions are not ordinary level questions. These are very high funda level questions, right? So to answer those questions you have to have solid background of this molecular biology technique so that you can solve these questions. And let me tell you, if you can solve these kind of questions you will be at the top peak. So if you can solve these questions easily, your chance into IIT will be more and more. Okay, so let us start. First question, which of the following describes, let me change the color, which of the following describes an advantage of the H2 hybrid system for analysis of protein protein interactions? What is the advantage? क्योंकि हम लोग अभी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस का स्टडी किए, हम लोग एक क्वेश्चन से रिलेटेड टू H2 हाइब्रिड सिस्टम। ये जो H2 हाइब्रिड सिस्टम के बारे में हम लोग बात किए, इसमें एडवांटेज क्या है, इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है? देखो, the assay works well for membrane bound proteins. Is it the advantage? The assay can screen for interaction partners of a protein without the need of protein purification. अच्छा देखो, हम लोग जब H2 हाइब्रिड सिस्टम के बारे में बात किए थे वहां पे हम लोग प्रोटीन प्यूरिफाई किए थे, नो? तो ऑन व्हाट बेसिस यू टोल्ड दैट whether protein protein interactions are happening? Simply on the basis of reporter gene expression, राइट? सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्टर जीन एक्सप्रेशन। अगर रिपोर्टर जीन एक्सप्रेस्ड हुआ इसका मतलब प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस आर हैपनिंग। अगर रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ इसका मतलब प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस आर नॉट हैपनिंग, राइट? तो वी हैव नॉट प्यूरिफाइड एनी प्रोटीन, isn't it? So that is the advantage, that you no need to purify any protein to study H2 hybrid system for the account of protein protein interactions, isn't it? So yes, this seems to be correct. Let us go ahead to the other options. The assay only detects direct association between two proteins. This is not the advantage, let me tell you. The assay, help you to study association between two proteins. There are so many other studies we have studied. For an example, FRET is also there. Co-immunoprecipitation is also there, right? There are so many other processes, right? Pull down assay. But this is not the advantage. This is not the advantage. Advantage is you no need to purify the protein. The assay secretes proteins from the cell and thus works well for the proteins with disulfide bridges. No, these are not advantage. Okay, these are not advantage. And the first option says it works well for protein bound, the membrane bound proteins. This is not the advantage. Okay. Next. देखो, protein protein interactions can be evaluated by all of the following. It can be evaluated by all of the following except for Western blot, yes. Chromatin immunoprecipitation, chip. This is not for protein protein interaction. Sorry, this is for DNA protein interaction, isn't it? This is for DNA protein interaction. H2 hybrid system of course and co-immunoprecipitation of course. Understood? देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको अभी आसान लग रहा है क्योंकि आप सारे टेक्निक के बारे में जानते हो। अगर यही सारे टेक्निक के बारे में नहीं जानते हो, दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इन अ फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर द फ्रेट एक्सपेरिमेंट, द डोनर इज CFP। डोनर मतलब जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, एक्सेप्टर मतलब जो दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है? which has the excitation and emission maxima at 435 and 485 नैनोमीटर। तो यहाँ पे CFP है, इसका एक्साइटेशन वेवलेंथ कितना है 435,
emission 485. All right. The acceptor in this experiment is yellow fluorescent protein YAP that has excitation and emission maxima at 513 and 545 nanometer, right, respectively. All right. Under the conditions where a significant fret is observed, what will happen to the fret signal if the emission maxima of CFP is made to shift to 475? Then what will happen? देखो CFP का जो द एमिशन स्पेक्ट्रा है, जो एमिशन वेवलेंथ है CFP का, वो कितना है 485. अगर इसको 475 कर दिया तब क्या असर होगा ये पूरा फ्रेट सिस्टम का ऊपर. देखो मैंने आपको अब क्या बोला था, ये है स्पेक्ट्रल ओवरलैप, राइट. ये है स्पेक्ट्रल ओवरलैप. नाउ देखो यहां पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं. मान लीजिए ये यहां पे एमिट कर रहा है, राइट. दिस इज द एमिटिंग पार्ट एंड दिस इज द एक्सेप्टर पार्ट. दिस इज द एक्सेप्टर पार्ट. दिस इज द एक्सेप्टर पार्ट. तो मान लीजिए दिस इज 485. अगर इसको आप 475 कर दे, मतलब थोड़ा इधर कर दिया, तो क्या होगा? तो ओवरलैप भी कम हो जाएगा. कितना होगा ओवरलैप, राइट. तो अगर कम ओवरलैप हुआ तो सिग्नल भी कम हो जाएगा. सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगा, राइट. जितना ज्यादा ओवरलैप हुआ उतना ज्यादा सिग्नल स्ट्रेंथ होगा, राइट. तो जितना कम होगा वो भी कम हो जाएगा. तो अगर इसको 485 से 475 कर दिया तो क्या होगा? ये कम हो जाएगा, सिग्नल कम हो जाएगा. क्योंकि देखो इसको एक्साइटेशन होने के लिए 513 चाहिए, राइट टू अंडरस्टैंड. इसको एक्साइटेशन करने के लिए 513 चाहिए. तो अगर ये एक्साइट कर अगर ये एमिट कर रहे 485 तभी जाके थोड़ा वक्त इसको एक्साइट कर सकता है. अगर इसको अब हटा दिया 475 तो इसका जो एक्साइटेशन पार्ट है, इसका एक्साइटेशन का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. बाकी नहीं, बहुत आसान है, राइट. तो दैट विल बी डिक्रीज्ड, isn't it? That will be decreased. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following techniques can be utilized to study both protein peptide and protein DNA interactions? Okay. Which of the following can be utilized to study both protein peptide and protein DNA interactions? Okay. अच्छा, यहाँ पे जितना सारा टेक्निक मैंने आज डिस्कस किया, that was all related to protein interactions. There is only one technique. Let me tell you, please keep in mind, because this will be an exceptional question. There is only one technique which can be used to study both. What is that? That is fast display. That is fast display. Okay. The DNA footprinting, this is protein DNA. 2D gel electrophoresis for nothing. It is irrelevant here. Then fast display. Yes, this is the one for protein plus protein DNA, right? Chip on chip protein DNA, right? This is only for protein DNA. तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करें कि दोनों पास उसका जो पॉसिबिलिटीज है वो शार्प हो. अगर दोनों आपको पॉसिबिलिटी शार्प करना है तो दैट विल बी योर आंसर विल बी फास्ट डिस्प्ले. प्लीज कीप इन माइंड दैट फास्ट डिस्प्ले इज यूज्ड टू स्टडी बोथ प्रोटीन एज वेल एज प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन. ओके, नेक्स्ट देखो. in the H2 hybrid system, which of the following statements is accurate? Which of the following statement is accurate? A reporter gene, हम लोग जो रिपोर्टर जीन यूज करते हैं H2 hybrid system में, reporter gene is fused to the activation domain of the transcription factor. Reporter gene is fused to the DNA binding domain of the transcription factor. No, reporter gene को हम लोग उसके साथ फ्यूज नहीं करते, right? It requires presence of histidine in the growth medium in its expression? No. Reporter gene is expressed only if the tested protein interaction occurs. Yes. तो इसलिए मैंने आपको बोल रहा था ये जो H2 हाइब्रिड सिस्टम है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं कि protein interactions, whether it is happening or not. So to know whether protein interactions are happening, your reporter gene should be expressed. तो अगर रिपोर्टर जीन एक्सप्रेस्ड हुआ इसका मतलब है टेस्टेड प्रोटीन्स आर इंटरैक्टिंग. अगर रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ इसका मतलब है टेस्टेड प्रोटीन्स आर नॉट इंटरैक्टिंग, राइट. चलिए नेक्स्ट. Which of the following is true for a pull down assay
Which of the following is true for a pull down assay? Like we discussed GST pull down assay for an example. Okay, चलिए देखते हैं कौन सा इसका सही है, right? Studying the direct interactions between the proteins and protein complex is not possible. हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे कि direct interaction between protein complex interaction is not possible to study. Is it? We studied so many ways. So how can they say that studying direct protein interaction is not possible? This is absolutely wrong, right? Next, a bait protein is tagged and immobilized on the baits, yes, with affinity ligand specific for the tag, and for the bait tag binds to the prey, to the prey protein which is present in the cell lysate sample upon incubation. Absolutely true, isn't it? हम लोग एज ए बेट प्रोटीन को टैग कर देते हैं जीएसटी के साथ, हाँ कि नहीं? तो जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, दिस इज एग्जैक्टली द सेम which you discussed a couple of minutes before while discussing the methods of GST pull down assay. The principle of pull down assay is affinity purification, which is not similar to immunoprecipitation. No, wrong. Pull down assay method uses bait protein, which can be an antibody used to trap the target protein. No, यहाँ पे हम लोग bait protein use करते हैं. And in case of let's say GST pull down assay, we use GST. You can use anything else other than GST, but you have to use bait protein, right? Which can be an antibody. No, we always see protein interaction, not protein antibody interactions. यहाँ पे हम लोग protein antibody interaction नहीं करते हैं, isn't it? This is not the example of co-immunoprecipitation. जहाँ पे co-immunoprecipitation है, वहाँ पे antibody will interact with some of the protein because you have used some antibody against some known protein. There you will have the role of antibodies, but here there is no role of antibodies. Understood? So this pull down assay is totally different from co-immunoprecipitation. co-immunoprecipitation में हम लोग एंटीबॉडी यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग एंटीबॉडी नहीं यूज करते, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, which of the following molecular or biochemical assays can be used to identify interactions between two proteins in vivo? That means within the cell or tissues. कौन सा ऐसे हम लोग यूज करते हैं? इन विवो, राइट? यूज टू हैबिट सिस्टम, इट इज इन विट्रो. Co-immunoprecipitation, in vitro. Chromatin immunoprecipitation, in vitro. Biomolecular fluorescence complementation or split YFP is in vivo. देखो हम लोग जब फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल अटैच कर देते हैं so that you can study in vivo process. You can study in a live cell. See? In the cell or tissue. बाकी जो प्रोसेस है दिस इज इन विट्रो. बाकी जो प्रोसेस है दिस इज इन विट्रो. ओके, एंड दैट टू यहाँ पे और एक लिखा है कि बिटवीन टू प्रोटीन्स. तो अगर बिटवीन टू प्रोटीन्स हो गया तो चिप तो ऐसे ही प्रोटीन इंटरेक्शंस नहीं है, ये तो प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन होगी, राइट? और बाकी जो दो चीज है, एक है ईस्ट टू हैबिट सिस्टम, दूसरा है को-इम्यूनोप्रेसिपिटेशन. इसमें दीज आर ऑल योर इन विट्रो प्रोसेस, राइट? नेक्स्ट देखो, in a FRET experiment, chromophores A and B are at a distance of 200 nanometer in experiment A. You have experiment A, you might have experiment B, yes. क्योंकि A मेंशन किया मतलब B भी होना चाहिए, राइट? अगर A मेंशन नहीं किया होता तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ B. ओके, सो दैट वाज माय असम्पशन. तो यहाँ पे जो क्रोमोफोर A एंड B है, इसका डिस्टेंस कितना है? 200 nanometer. And distance of 80 nanometer in experiment B. Okay, chromophore का distance. Which of the following will show a greater FRET effect? Which one will show a greater FRET effect? Okay, अच्छा, first of all, ये जो FRET effect होता है, FRET effect टोटली डिपेंड करता है दोनों मॉलिक्यूलर डिस्टेंस का ऊपर, ठीक है? तो जिसका डिस्टेंस जितना कम होगा, उसका इफेक्ट जो सिग्नल होता है, जो फ्लोरेसेंस सिग्नल होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल विल बी दैट मच मोर, राइट? तो यहाँ पे डिस्टेंस जिसका कम है, किसका कम है? 80 का, मतलब एक्सपेरिमेंट बी का, राइट? यहाँ पे लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो अ ग्रेटर, सो बी में होगा. एक्सपेरिमेंट ए विल हैव हायर इफेक्ट, नो. एक्सपेरिमेंट बी विल हैव हायर इफेक्ट, यस. बोथ विल हैव इक्वल इफेक्ट, नो. फ्रेट इज नॉट रिलेटेड टू द डिस्टेंस, ऑफ कोर्स नॉट. इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, right? It is related to distance, of course. Next, which of the following method could be used to visualize protein interactions in vivo?
Which of the following method can be utilized to study in vivo? अभी मैंने बात कर रहा था जहां पे फ्लोरोसेंस अटैक्ट हो, जहां पे फ्लोरोसेंस इन्वॉल्व हो, that will help you study in vivo process, right? तो यहाँ पे देखो FRAP is first of all, FRAP is not the study for protein, FRAP is not the technique for studying protein interaction. FRAP कुछ दूसरा टेक्निक है. वो क्या है? Fluorescence recovery after photo bleaching. Fluorescence recovery after photo bleaching. So this FRAP technique is basically used to study the diffusion rate of protein through the membrane, right? So this FRAP technique is basically used to study the rate of protein diffusion through the membrane, right? So this is not a valid answer. Next, fluorescence spectroscopy. No, this is not a useful technique for protein-protein interactions. ELISA, of course not. Correct. Yes. Because here you will attach two proteins, one in the form of donor, another in the form of acceptor. So the first one will release the energy, second one will accept. So based on that, you can definitely study their protein-protein interactions, right? So please keep in mind, FRET can be utilized to study in vivo process, right? Next, which of the following techniques can be used to study transient protein-protein interactions in a live cell? Which of the following can be used to study transient protein-protein interactions in a live cell? Pull down assay, no, sorry. Immunoprecipitation, no, sorry. Not in vivo. These are all in vitro. Surface plasmon resonance, no. FRET, yes. FRET. Okay. So this FRET is a technique, as I'm telling you, which will help you to study protein-protein interactions in vivo, means in a live cell. Okay. So please keep in mind. Next, देखो, we have been given two proteins, protein A and protein B. Proteins have two subunits each. Which of the following techniques will you use to find the distance between two subunits? अब हम लोग जितना सारा टेक्निक यूज किए हैं सो फार, ठीक है, अब बताओ कौन सा टेक्निक में डिस्टेंस मैटर करता है? वो है फ्रेट, हाँ कि नहीं? तो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, नो, सॉरी. फ्रैप, नो. फ्रेट, या. So in FRET, you can study the distance between two proteins, right? They're interacting partners. FRET. Next, अब देखो एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यहाँ पे लिखा है कि राइबोसोम्स prepared from a bacterium, these were fractionated by a sucrose density gradient centrifugation in panel 1, okay, to separate the 30S, 50S and 70S population. When the ribosome preparation was incubated individually with either elongation factor G or a newly identified protein X or GTP, the profile remained unchanged. Likewise, no changes were seen in the profile when the ribosomal preparation was incubated with EFG plus GTP or protein X plus GTP. Okay? However, when the ribosomal preparation was incubated with the protein X, EFG and GTP together, it resulted in a change of a profile which showed in a decrease of 70S peak area and increase in the peak areas of the 30S and 50S, which is presented in panel B, second panel. Now, try to understand. As I told, those who are following my lectures, they will understand one thing, that I don't spend too much time in reading this. Because as I told you so many times, that if you spend too much time in reading the paragraph, you will be more confused. So it's better, don't try to spend too much time on reading the paragraph. Rather, you spend more time in analyzing this image. If you spend more time in analyzing the image, that will help you to get your answer. Even if you study, 5 times, 10 times this paragraph, you will not get any clue. You simply look at the image, you spend 2 minutes time
I'm 100% sure you'll get the answer. 100% I'm sure you will get the answer. Okay, so let us see. तो यहाँ पे लिखा है choose the option that defines the correct conclusion about the observation. Okay, so let us go ahead. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? पैनल 1 वर्सेस पैनल 2. ये जो प्रोटीन X है, प्रोटीन X ऐड करने के बाद आपको क्या मिला? देखो 30S एंड 50S का जो जो पीक है, those are increased, right? 30S and 50S peaks are increased, but in case of 70S it is decreased, right? You can easily see it. You no need to spend a lot of time in in reading the paragraph. Simply pay attention here on the image itself. You will get lot of clues here, isn't it? Okay, अच्छा चलो देखते हैं. लिखा है कि प्रोटीन X is an anti-association factor which functions in the presence of EFG and GTP. क्या लिखा है? प्रोटीन X is an anti-association factor. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट डू मीन बाय एसोसिएशन फैक्टर, देन विल टॉक अबाउट व्हाट डू मीन बाय एंटी एसोसिएशन फैक्टर. अच्छा, यहाँ पे एसोसिएशन क्या चल रहा है? व्हाट इज द एसोसिएशन थिंग हियर? एसोसिएशन मींस द असेंबली ऑफ 50S and 30S to give you 70S, right? So this is the assembly we are talking about. Now यहाँ पे बोल रहे हैं कि X is an anti association, मतलब X will not favor the formation of 70S. चलो मान लेते हैं कि X will not favor the formation of 70S. अगर 70S फॉर्मेशन को फेवर नहीं करते हैं, राइट, इन दैट केस 30S and 50S will not be utilized. Try to understand. It's like, let's say A plus B to A and B. ठीक है, सोचो अगर A B फॉर्म नहीं हो रहा है तो A का एंड B का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, राइट? अगर इफ देयर इज ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ A and B and if they are not interacting, that means if AB is not formed, so the concentration of A and concentration of B will be more. That is fine, that is true, right? कि A and B are not interacting, but there is a continuous supply of A and B. Eventually A and B, the concentration of A and B will be more. Now look at this. The concentration, I mean the peak of 30S and 50S are more compared to the earlier one, means before adding X. So if you look at this, the 30S was this much, 30S is increased, 50S was this much, 50S is also increased. So this is fine that they are not interacting, means assembly is not happening. But why should 70S be down? AB is not formed, right? AB is not formed. So let's say A plus B will form AB. एंड यहां पे आपने कुछ मॉलिक्यूल डाल दिया जिसका नाम है X. अगर मैं A मान रहा हूं, A मान के चल रहा हूं कि X will not favor the formation of A and B. X anti association, मतलब X will not favor the formation of A and B. So whatever A and B is formed before the addition of X, that much will be maintained. Don't you think so? That much will be maintained. मतलब X ऐड करने से पहले जितना A B था उतना ही रहेगा, राइट? उतना ही रहेगा. तो ये जो 70S का पीक था, 70S का पीक उतना ही होना चाहिए था. यहाँ पे 70S का पीक क्यों घट जाएगा? यहाँ पे तो बोला है कि X इज एन एंटी एसोसिएशन फैक्टर. अगर वो एंटी एसोसिएशन है तो 70S नहीं बनेगा, राइट? तो अगर 70S नहीं बनेगा, कब नहीं बनेगा? आफ्टर एडिंग X. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो X ऐड करने से पहले का पिक्चर ए है, पैनल 1. X ऐड करने के बाद का पिक्चर ए है, पैनल 2. तो पैनल 1 में तो आपको ऑलरेडी 70S बन चुका है, राइट? तो जब आपके पास 70S ऑलरेडी बन चुका है, वहां पे आप X डाल रहे हो, राइट? तो आप बोल रहे हो कि एंटी एसोसिएशन है, मतलब 70S और नहीं बनेगा. फाइन, नहीं बनेगा. तो जितना ऑलरेडी बन गया उतना तो होना चाहिए था यहाँ पे, राइट? उतना होना चाहिए था. पर यहाँ पे तो मैं देख रहा हूं 70S घट गया. तो X is not an anti-association factor. Sorry, this is wrong. Understood? Let us go ahead to the next option. Protein X is a dissociation factor. अच्छा, यहाँ पे dissociation का क्या बात है? 70S will be dissociated to 30S and 50S. अगर आप 70S को dissociate कर रहे हो तो क्या होना चाहिए? 70 को dissociate कर रहे हो, मतलब AB को आप dissociate कर रहे हो, तो क्या होगा? AB घट जाएगा, A इंक्रीज होगा, B इंक्रीज होगा, राइट? तो देखो, तो 70S घट जाएगा. दूसरा कलर ले लेते. 70S इतना था, ये कम हो गया,
तो जब A कम हो गया तो 30 and 50s should be increased, right? Yes, I could see 30s and 50s increased. So this, the nature of X has to be a dissociation factor. This is absolutely correct. आप समझ में आया? Protein X binds to GTP. No. EFG is known to bind to GTP, hence it can be concluded that the effect of GTP is through EFG and protein X does not bind to GTP. No, this is also wrong. अब समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. If you are fundamentally strong, you can definitely answer this kind of question. Okay, so let us go ahead. Next question number 13. देखो, protein A of an intracellular parasite has been hypothesized to interact with protein B of the host cell during initiation of infection. Entry inside the host cell. Okay, it's like protein A of a parasite. Let's say this is protein A. Okay, let's say this is protein B. And you are expecting that A will interact with B. This is parasite, this is host. Okay. Host looks like ghost here. I'm sorry for this. Okay, anyway, so look at this. So protein A of an intracellular parasite has been hypothesized to interact with protein B of a host during initiation of an infection. Fine. To test this, which set of experiment should be conducted? To test this means to test what? To test whether A interacts with B. To test whether A interacts with B, which set of experiment will be conducted? Host cell should be exposed to parasite with knockout of protein A. आप प्रोटीन ए को नॉकआउट कर दो, मतलब डिलीट कर दो टोटली. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए को डिलीट कर दिया तो इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हाइपोथेसिस. दिस इज फाइन and parasite infected host cell can be counted. Yes, fine. Similarly, what you can do, you can make knockout of protein B also in the host. Both way you can do. In the sense, you can make knockout of protein A from the parasite, or you can make knockout of protein B from the host. Two different approach, but your objective remains same. Understood? Host cells with knockout of protein B should be exposed to parasite, and parasite infected host cell can be counted. Yes, this is also correct. Now, host cells with knockout of protein B should be exposed to parasite with knockout of protein A, and parasite infected host cells can be counted. No, sorry. You cannot knock out both in a same experiment. Understood? You have to have one parameter. I mean, you have to have one partner. It should be like A knockout, B should be, or A should be, or B knockout. I mean, A knockout, B should be present. A should be present, B should be knockout. You cannot have A knockout and B knockout. What will you prove? With both knockout, you cannot prove anything. Understood? So this is a wrong approach. Next, host cells with knockout of protein B should be exposed to parasite, which overexpresses protein A, and parasite infected host cells can be counted. Again, this is wrong. Look at this. यहाँ पे आप क्या किया? What is the difference between knockout of B here? I mean option B with option D. देखो B and D के साथ क्या डिफरेंस? B में आप मतलब ऑप्शन B में आप जो B है, होस्ट सेल का जो B है, इसको नॉकआउट बनाया, एंड दिस शुड बी एक्सपोज टू पैरासाइट. सिंपली इट शुड बी एक्सपोज टू पैरासाइट. एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? दिस शुड बी एक्सपोज टू पैरासाइट व्हिच ओवर एक्सप्रेसेस प्रोटीन ए. व्हाई विल यू डू इट? Why you will do it? Because see, you are hypothesizing something. If you already take the answer before your experiment, यहाँ पे already you take the answer, right? यहाँ पे आप क्या किए हो? You are making exposure of knockout of B to the parasite. You have not fixed anything. You understand the point? Because you don't know whether A will interact with B or not. You are assuming something. You are assuming. If you simply overexpress that protein, that means without getting the answer, you are saying that will be my answer. You got my point? What is the objective of this experiment? To probe whether A interacts with B. So, in your experiment, you should have the whole set of cell. You check whether A interacts with B or not, because you have A, B, C, D, E, F all free to interact. Then you check whether A interacts with B or C or D. If you simply interact A with B, you will get result only that much.
So through that, how will you prove that A is not interacting with C, A is not interacting with D? You got my point? It's like you have to have one side A, another side B, C, D, E. Then you check whether A interacts with B or C or D or E. If you simply take A and B, you will never prove whether A can also interact with C or D or E. That's why if you look at the option B, here you are making knockout of B and another parasite should remain as it is. Means you are not overexpressing a particular protein. So if you overexpress only particular protein, of course there will be a chance of your misconclusion or your misinterpretation. So don't do it. This is not the right approach. Understood? Okay. Next, question number 14. You used to attach fluorescent tag to two different proteins so that you can follow them independently. The excitation and emission spectra for cyan color, for green color and yellow fluorescent proteins are shown in the following figure. Now the question is, which of the following protein would you pick for your study? अब देखो, एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो हम लोग जब फ्रेट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको दो प्रोटीन लेना है, दो फ्लोरेसेंट प्रोटीन लेना है, राइट? अच्छा, एक बात बताओ आपको, ये दो प्रोटीन का काम क्या है? They will help only in identification, in visualization, nothing more than that, right? So we choose any fluorescent protein which will help in visualizing our protein of interest. You got my point? You never choose any protein and you never choose any fluorescent protein that will interact with another fluorescent proteins. No, absolutely not. Rather, we choose GFP, BFP, whatever. They will help in visualizing our protein of interest. They will never influence any protein-protein interactions. Absolutely not. So we choose some of the protein, means some of the fluorescent protein, only for the purpose of visualizing our protein of interest. Could you follow me? Right? So यहाँ पे भी हम लोग दो फ्लोरेसेंट प्रोटीन चूज करेंगे, चाहे साइन कलर हो, चाहे ग्रीन कलर हो, चाहे हो येलो फ्लोरेसेंट प्रोटीन कलर. ठीक है? अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको. मान लीजिए आपके पास तीन कलर का ऑप्शन है. एक है ब्लू कलर, दूसरा है ब्लैक कलर, दूसरा है रेड कलर. ठीक है? अब बताओ कौन कौन सा पार्टनर आप ले सकते हो. आप ले सकते हो ब्लू एंड रेड और ब्लैक रेड. विल यू टेक ब्लू एंड ब्लैक? वाई? क्योंकि अगर ब्लू एंड ब्लैक ले लिया, मान लीजिए कि अब जैसे बस मैं एक एग्जांपल दे देना, आपको पता चलेगा. देखो, आप एग्जाम दे रहे हो, आप ब्लैक में लिख रहे हो, आपको आपका जो आंसर है उसको हाईलाइट करना है. अगर आप ब्लू में अंडरलाइन किया, वो क्या उतना ज़्यादा हाईलाइट होगा? अब ब्लैक का ऊपर अगर ब्लू अंडरलाइन करते हो ज़्यादा हाईलाइट होगा, या ब्लैक का ऊपर अगर आप रेड देते हो तो उसका ज़्यादा हाईलाइट होगा? अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हाईलाइट का मतलब क्या है यहाँ पे? कलर डिफरेंस. कलर डिफरेंस. ठीक है? कितना कंट्रास्ट है. देखो, ब्लैक का ऊपर ब्लैक का ऊपर व्हाइट, इसका कंट्रास्ट सबसे ज्यादा है. एक्सीलेंट कंट्रास्ट, राइट? अगर ब्लैक का ऊपर मैं मान लीजिए कि ये जो कलर मैंने यूज किया, ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज, इसका कंट्रास्ट उतना अच्छा नहीं है, राइट? बट ब्लैक का ऊपर व्हाइट का कंट्रास्ट सबसे ज्यादा है. अंडरस्टूड? तो इसीलिए हम लोग, अगर मेरे पास तीन यहाँ पे कलर है, ब्लू कलर, ब्लैक कलर एंड रेड कलर, आई विल नेवर चूज ब्लू एंड ब्लैक. I mean, I will never choose blue for studying one protein and black for studying another protein for the purpose of FRET, क्योंकि दोनों कलर ऑलमोस्ट सेम है, राइट? अगर आपका कलर ऐसे है, ब्लू एंड रेड, ब्लैक एंड रेड, you will have maximum difference in the color, so that you will easily get distinguished from your protein-protein interaction. I mean, these colors will help you visualizing your proteins in much better way than if you choose blue and black as two different donors and acceptor fluorescent molecules. Understood? तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कलर लेंगे? एक तो लेंगे साइन कलर, दूसरा लेंगे येलो कलर. क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो ओवरलैप है सबसे कम है. कलर का ओवरलैप कम, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय कलर का ओवरलैप कम? कलर का अगर ओवरलैप कम हुआ, इसका मतलब दोनों कलर टोटली डिफरेंट, टोटली डिस्टिंक्ट. अगर आप मान लीजिए ब्लू एंड रेड का बात करते हो, ब्लू एंड रेड टोटली डिफरेंट, राइट? So they will have less overlap. They will have less overlap.
अगर आप ब्लू एंड ब्लैक का बात करते हो, दे विल हैव मोर ओवरलैप, अंडरस्टूड, दे विल हैव मोर ओवरलैप। तो अगर जितना ज्यादा ओवरलैप हो गया तो उसको डिफरेंस करने में उतना ही दिक्कत आएगा आपको। अगर उसका कम ओवरलैप हुआ, आप इजीली उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अंडरस्टूड। तो इसीलिए अगर वन प्रोटीन को आप सीएफपी से टैग करो, मान लीजिए कि प्रोटीन ए, एंड वाईएपी को आप प्रोटीन बी से टैग करो, राइट, दैट विल बी योर आइडियल पार्टनर फॉर फ्रेट एनालिसिस। So you don't choose GFP and YFP, they are more close, and don't take CFP and green also, they are also overlapped. So it's better to choose cyan color and yellow color. Okay. Sorry. Next, एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर इज नीडेड और epidermal growth factor is needed for growth of almost all the cells. EGF receptor is a transmembrane protein having an extracellular ligand binding domain. Okay, so मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये है extracellular domain. This will be transmembrane domain and this will be cytosolic domain, right? या एक बार देख लो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, EGF receptor is a transmembrane protein having an extracellular ligand binding domain. Yes, this is extracellular ligand binding domain, and a transmembrane domain, yes, transmembrane domain, and a cytosolic domain of protein tyrosine kinase. तो यहाँ पे आप लगा दो प्रोटीन टायरोसिन काइनेस पार्ट, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ EGF टू द रिसेप्टर, मतलब यहाँ पे जब EGF, ये क्या है, EGFR, मतलब EGF रिसेप्टर, ठीक है, ये है EGF रिसेप्टर। तो EGF रिसेप्टर में कौन बाइंड करेगा, ये भी बाइंड करेगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि बाइंडिंग ऑफ EGF टू द रिसेप्टर एक्टिवेट्स PTK, मीन्स ये जो PTK है इसको एक्टिवेट करेंगे, ये जब बाइंड होगा, यहाँ पे जब बाइंडिंग होगा दैट विल एक्टिवेट दिस, ओके, एंड PTK रिजल्टिंग इन द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थ्रू इंटरसेलुलर ट्रांसड्यूसर, ओके फाइन। नाउ इन सेल टाइप A, much of the extracellular ligand binding domain is deleted, okay, तो सेल टाइप A मतलब सेल टाइप B भी होना चाहिए, राइट, यस। देखो इन सेल टाइप A मच ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन इज डिलीटेड, मतलब ये जो पार्ट है तो आप डिलीट किए हो, राइट। मच ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन इज डिलीटेड बाय प्रोटीएज सच दैट द साइटोसोलिक डोमेन ऑफ प्रोटीन टायरोसिन काइनेज बिकम्स कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव। तो यहाँ पे जो PTK है दिस विल रिमेन एक्टिव, हाउ, constitutively. What do you mean by constitutive? Means always. It does not require any presence of any ligand. It does not require the presence of any ligand. Even if EGF is not present, still PTK will be activated. Okay. Next, whereas in type B, having normal EGF receptor. Normal means if EGF is present, PTK will be activated. If EGF is not present, PTK will not be activated. Right? So, देखो यहाँ पे PTK ऑलवेज प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है चाहे EGF प्लस हो चाहे EGF माइनस हो, दोनों का केस में दैट विल रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। इन दिस केस अगर EGF प्लस हो देन PTK विल बी प्लस, अगर EGF एब्सेंट हो PTK एक्टिविटी विल बी लेस, नो एक्शन, राइट। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो सेल फर्स्ट केस में यहां पर लिखा है कि इसका कुछ एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट थ्रू प्रोटीएज डिलीट किया हुआ है, ठीक है। डिलीट करने के बाद ऐसा सिचुएशन हो गया कि प्रोटीन टायरोसिन काइनेज जो डोमेन है, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज डोमेन एक्टिविटी विल रिमेन एक्टिव दैट टू इन कंस्टिट्यूटिव मैनर, राइट, मतलब हमेशा ये ऑन रहेगा। इसका मतलब क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ EGF, चाहे EGF हो या ना हो हमेशा ये एक्टिवेट रहेगा, राइट। बट बी के बारे में क्या बोला, बी है नॉर्मल। व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल, नॉर्मल मतलब
अगर ईजीएफ यहाँ पे हुआ, अगर ईजीएफ यहाँ पे प्रेजेंट है तभी पीटीके एक्टिविटी आपको मिलेगा, अगर ईजीएफ नहीं है तो पीटीके एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा अगर ईजीएफ प्लस है तो पीटीके एक्टिविटी आपको दिखेगा, अगर ईजीएफ माइनस है तो पीटीके एक्टिविटी आपको नहीं दिखेगा, राइट। बट इन केस ऑफ ए, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो एब्सेंट हो, हमेशा आपको ये चीज दिखेगा, राइट। अब यहाँ पे बोलना है कि कौन सा जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, राइट। चलो देखते हैं। देखो नंबर ऑफ सेल्स, टाइम हिसाब से देखो, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है देखो ईजीएफ प्लस, ईजीएफ माइनस एंड ईजीएफ प्लस, अच्छा ए एंड बी, ओके। तो ए का जो है देखो ईजीएफ प्लस एंड ईजीएफ माइनस दोनों में आपको हाई एक्टिविटी दिख रहा है, एंड इन केस ऑफ जो बी सेल है कब हाई दिखेगा, जब ईजीएफ प्लस रहेगा, ईजीएफ प्लस है देखो बी का केस में, दिस इज फाइन, एंड जब ईजीएफ नहीं है बी का केस में तब एक्टिविटी कम है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। देखो सेकंड ऑप्शन बी का देखो, ईजीएफ जब प्लस होगा ए एंड बी का, फाइन, चलो दोनों का तो ज्यादा होगा, बट ए का केस में चाहे ईजीएफ ना भी हो, ईजीएफ ना भी हो, ए भी ऐसे ज्यादा होना चाहिए था, हाँ कि नहीं, क्योंकि पीटीके एक्टिवेशन ऑलरेडी हैज बिकम कंस्टिट्यूटिव, कंस्टिट्यूटिव का मतलब ही होता है वो ऑलवेज एक्टिवेटेड रहेगा, राइट, चाहे ईजीएफ हो या ना हो, तो दिस इज रॉन्ग, ए भी तो टोटली रॉन्ग है देखो, एंड ए भी रॉन्ग है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो दोज हु आर फंडामेंटली स्ट्रांग, so please try to understand this kind of questions, so don't go away from image based question, this is my request, always jump into the image based questions because that will give you more boost and that will be the deciding factor between those who are aspiring to IIT and those who are aspiring to just below IIT, it can be NIT, it can be any other universities, right? So the deciding factor will be of course the 5% questions which will be extremely brilliant, okay? So let us go ahead for next questions. देखो ये भी एक excellent questions, excellent. देखो cell cycle specific protein kinases are believed to be involved in the activation of the phosphatase CDC25. Okay, to monitor phosphorylation of CDC25, different kinases were mixed with CDC25 and 32P labeled ATP. All right. Following incubation under the experimental condition, which is described below, the reaction mixtures were subjected to HDS page and autoradiography, which is in figure figure 1. The appearance of a band on the autoradiogram represents newly phosphorylated CDC25. In parallel, CDC25 activity was measured and the results graphed directly below the corresponding gel lane which is presented in lane 2, in figure 2. यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के बारे में बताया गया। यहाँ पे कितना लेन है, 1 2 3 4 5, 5 लेन है। तो 5 लेन में क्या क्या लोड किया हो, अच्छा पहले आप देख लेते हो फिगर 1 में क्या है, फिगर 2 में क्या है। फिगर 1 में है ऑटो रेडियोग्राफी ऑफ एचडीएस पेज। व्हाट डू मीन बाय ऑटो रेडियोग्राफी, आप रेडियो लेवल किया हो 32P, मतलब फास्फोरस को रेडियो लेवल किया हो, तो अगर रेडियो एक्टिविटी आपको दिखना है तो आपको ऑटो रेडियोग्राम चाहिए, राइट। तो ये जो फर्स्ट फिगर है दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू ओनली ऑटो रेडियोग्राम। नाउ ऑटो रेडियोग्राम का मतलब क्या है, आपको रेडियो एक्टिविटी दिखेगा। ये जो ब्लैक स्पॉट है, एक एक ब्लैक स्पॉट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, मतलब प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिलेशन, मतलब फॉस्फोरिलेशन इज हैपनिंग सिंपली। तो अगर यहाँ पे ये जो ब्लैक स्पॉट है ये अगर आपको दिख रहा है ब्लैक स्पॉट, इसका मतलब है फॉस्फोरिलेशन इज हैपनिंग। जहां पे ब्लैक स्पॉट नहीं दिखा इसका मतलब है फॉस्फोरिलेशन इज नॉट हैपनिंग सिंपली, राइट। ओके, सो दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, हिस्टोग्राम ऑफ CDC25 एक्टिविटी। हिस्टोग्राम से क्या मतलब है, हिस्टोग्राम से मतलब ये है कि एक्टिविटी कौन सा लेन दिखाया कौन सा लेन नहीं दिखाया। मैं बस देख रहा हूं कि सिर्फ लेन 4 में एक्टिविटी दिखा, बाकी जो 4 लेन है वहां पे एक्टिविटी नहीं दिखा, राइट। ओके ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लेन में आप क्या क्या ऐड किए हो। लेन 1 है कंट्रोल, मतलब नो काइनेज, हियर नो काइनेज यू हैव एडेड नथिंग, इट इज कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट लेन 2 नोवो काइनेज, यहां पे आप ऐड किए हो नोवो काइनेज। लेन 3 P38 मैप काइनेज, P38 मैप काइनेज। फोर्थ, P38 मैप काइनेज इज एडेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम देन रिप्लेस्ड विद नोवो काइनेज। तो पहले आप 38 दिए थे, देन आप नोवो काइनेज ऐड किए हो।
तो लेन 5 में नोवो काइनेज ऐड किया फॉर स्पेसिफिक टाइम, देन रिप्लेस्ड विथ P38 मैप काइनेज, राइट। तो पहले आप नोवो काइनेज दिए हो, देन रिप्लेस्ड विथ 38, ऑलराइट। तो एक बार फिर से एक बार देख लो। तो यहाँ पे जो 5 लेन है, 5 लेन में क्या क्या है? फर्स्ट लेन में कंट्रोल, मतलब यू हैव नॉट एडेड एनी काइनेज। सेकेंड लेन में आप नोवो काइनेज ऐड किए हो। थर्ड लेन में आप सिर्फ P38 मैप काइनेज ऐड किए हो। फोर्थ लेन में आप पहले 38 ऐड किए थे, कुछ देर के लिए आप रन किए, उसके बाद 38 को रिप्लेस करके आप नोवो काइनेज ऐड कर दिए हो, राइट। नेक्स्ट जो लेन फिफ्थ है, उसमें पहले आप नोवो काइनेज ऐड किए थे, उसके बाद कुछ देर बाद नोवो काइनेज को हटा के आप P38 ऐड किए हो, राइट। ओके, ऑल राइट। एंड यहाँ पे आपको CDC25 एक्टिविटी आपको दिख रहे हैं। तो एक्टिविटी हमको बस दिख रहे हैं लेन फोर्थ में, बाकी 1, 2, 3 एंड 5 में एक्टिविटी उतना है नहीं, बहुत कम एक्टिविटी। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन अभी क्या है। Which of the following is supported by the data? Phosphorylation is not required for CDC25 activity. Phosphorylation is not required for CDC25 activity. अच्छा, पहले आप ये बताओ कि CDC25 एक्टिविटी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, साइंस में क्या होता है, साइंस में आप ये नहीं बोल सकते कि सर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि शायद आपको ये लग रहा हो कि सर 5 में तो सिर्फ एक ही लेन में मैं दिख रहा हूं एक्टिविटी। तो व्हाट, कैन यू इग्नोर लेन 4? टेल मी ऑनेस्टली, कैन यू इग्नोर द एक्टिविटी ऑफ CDC25 फ्रॉम लेन 4? कैन यू इग्नोर? नो, यू कैनॉट, you cannot. So you cannot say, sir, no, there is no activity of CDC25. Why? Because you might be thinking, sir, out of 5 there is no activity in 4 lanes, so I could easily say that there is no activity of CDC25, which is absolutely wrong. See, please keep in mind, in science even a small observations will be counted. You cannot ignore anything. In science, you cannot ignore anything. So please remember my word. In science, each and every observation has to be accounted. And each and every observation has to be concluded. That why you are getting this activity in lane 4 and why you are not getting this activity in other lanes, you have to justify that. You understood? You have to justify that. You cannot simply make a conclusion. सर यहाँ पे तो कुछ एक्टिविटी है नहीं, क्योंकि 5 में सिर्फ एक में है एक्टिविटी, बाकी 4 में तो नहीं है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है कि फॉस्फोरिलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर CDC25 एक्टिविटी, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, phosphorylation is absolutely required. See, first of all, you could see phosphorylation event in lane 3, in lane 4, in lane 5. So out of these 3 lane, you could see activity maximum in lane 4. So phosphorylation is of course required for activity. So the first option is incorrect. Okay, come to the next option. Addition of one phosphorylate, addition of one phosphate to CDC25 is sufficient to activate CDC25. अच्छा, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आप एक चीज बताओ, कहां पे सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है? इन लेन 3 एंड लेन 5, सिंगल फॉस्फेट, राइट। तो जहां पे सिंगल फॉस्फेट ऐड हुआ है वहां पे एक्टिविटी उतना है नहीं। तो हाउ कैन यू से दैट एडिशन ऑफ वन फॉस्फेट इज सफिशिएंट फॉर द एक्टिविटी? No, sorry. The addition of 2 phosphate to CDC25 is needed to activate CDC25. Yes, you need 2 phosphate, right? One, this is another one, isn't it? Next, addition of a minimum of 3 phosphate to CDC25 is needed to activate CDC25. No, we don't require 3 phosphate. We need only 2 phosphate, right? इतना आसान है क्वेश्चन, बस आपको इमेज थोड़ा समझना है, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, mRNA from 5 different cell lines were isolated and analyzed by Northern blot as depicted in figure A. Expression levels of the cytokines IL-1 alpha and IL-1 beta as well as the expression of GAPDH were examined. As seen in figure B, total cellular protein was then extracted from 5 different tumor cell lines and run on a denaturating polyacrylamide gel. The protein was subsequently transferred to a nitrocellulose membrane by electroblotting, and IL-1 alpha protein levels were examined by Western blot using a commercially available IL-1 alpha polyclonal antibody. Now the question is, based on the above results,
व्हाट कुड बी द मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ IL-1 अल्फा एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा फिगर है एंड कौन कौन सा फिगर क्या बता रहे हैं। फिगर 1 डील्स विथ नॉर्दर्न ब्लॉट, फिगर बी डील्स विथ वेस्टर्न ब्लॉट, राइट। तो यहाँ पे हमको mRNA के बारे में पता चलेगा, यहाँ पे हमको प्रोटीन के बारे में पता चलेगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमको ये देखना है कि IL-1 अल्फा किस लेवल पे रेगुलेट हो रहा है, मतलब IL-1 अल्फा का जो एक्सप्रेशन है कौन सा लेवल पे रेगुलेट हो रहा है। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूं, व्हाट डू मीन बाय एक्सप्रेशन, फॉरगेट अबाउट IL-1 अल्फा, you can talk about any protein A B C D X Y Z. What do you mean by protein expression? Protein expression का मतलब ही होता है transcription followed by translation. Simple. So there are only two processes involved, whether a gene will be expressed or not. Understood? Again I am telling you, whether a gene will be expressed or not, it requires two steps. Transcription followed by translation. Simple, right? Because gene expression का मतलब क्या है? If gene is expressed, what will happen? If gene is expressed, you will get the product of the gene. What is the product of a gene? It could be protein, it could be enzyme, right? So to get an enzyme, to get a protein, the gene has to be expressed through transcription followed by translation. So हम लोग को दो स्टेप के बारे में डिस्कस करना है, एक तो है mRNA फॉर्मेशन, आई मीन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और एक है प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन टू एक्सप्रेस योर प्रोटीन, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो IL-1 अल्फा एक्सप्रेशन है इसका एक्सप्रेशन कौन सा लेवल पे रेगुलेट हो रहा है। अच्छा व्हाट डू मीन बाय रेगुलेशन, व्हाट डू मीन बाय रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब कुछ वेरिएशन आएगा, अब कुछ प्रेजेंस और एब्सेंस में कुछ वेरिएशन आएगा, राइट। मान लीजिए कि आपका घर में रेगुलेटर है, फैन का रेगुलेटर, सीलिंग फैन का रेगुलेटर है, राइट। तो आप कुछ ऑन किए हो तो फैन घूमेगा, राइट, ऑफ किए हो तो फैन बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप कुछ कर रहे हो तो उसका डिफरेंस आपको दिखेगा। रेगुलेटर का मतलब यही होता है, आप कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे हो, रेगुलेटर में कुछ चेंजेस कर रहे हो, उसका एक्टिविटी दिखेगा, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना सेल लाइन पे आप डील कर रहे हो, टोटल 5 सेल लाइन पे डील कर रहे हो। व्हाट आर द सेल लाइंस, A B C D E। अच्छा यहाँ पे जितना सारा लेन है, यहाँ पे क्या क्या चीज है, फर्स्ट IL-1 अल्फा mRNA, IL-1 बीटा mRNA एंड देन GAPDH mRNA। इतना सारा चीज दिया गया है फिगर ए पे, फर्स्ट फिगर पे। बट मेरा जो क्वेश्चन है, आई हैव टू एड्रेस दैट एट व्हिच लेवल IL-1 अल्फा एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड, राइट। अच्छा देखो IL-1 अल्फा mRNA मैं देख रहा हूं कि इसका जो जो mRNA का जो स्ट्रेंथ, मतलब द बैंड थिकनेस, mRNA का बैंड थिकनेस इज सेम इन ऑल 5 लेंथ्स, A B C D, in all 5 lengths, the strength of the band, the band thickness, not the strength, the band thickness in all the 5 lengths remains same. इसका मतलब है it is not regulated at the level of transcription. Understood? अगर ए ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेट होता तब किसी सेल लाइन पे इसका बैंड थिकनेस थोड़ा ज्यादा होता, किसी सेल लाइन पे इसका बैंड थिकनेस थोड़ा कम होता। इसका बैंड थिकनेस सारे लेन पे सेम है, इसका मतलब the regulation is not happening at the level of transcription, right? Okay. अच्छा आप वेस्टर्न ब्लॉट पे आ जाओ। वेस्टर्न ब्लॉट मतलब यू आर डीलिंग विथ प्रोटीन, राइट। यहाँ पे अगर देखोगे, देखो यहाँ पे इतना बड़ा है, कम है, यहाँ पे इतना बड़ा है, इतना कम है। This is happening. That means there is some differences in different cell lines. So you can say that yes, the expression level is regulated at the level of translation, not at the level of transcription, right? So yeah, sorry, it is not regulated at the replication, at the level of replication. It is not regulated at the level of transcription. It is regulated at the level of translation. Understood? And यहाँ पे लिखा है कि IL-1 alpha is most likely unregulated. No, absolutely not. It is regulated, of course, that too at the level of Western blot, means at the level of translation, right? Next. अच्छा सेम क्वेश्चन, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है सेम, दोनों का सेम है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंस है। देखो क्वेश्चन है कि हाई लेवल ऑफ IL-1 alpha expression have been associated with rapid tumor growth. So based on this association, which of the following cell lines might be expected to exhibit the highest rate of tumor growth? तो कहां पे highest rate of tumor growth आपको दिख रहा है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल mRNA लेवल पे तो आपको कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, तो फॉरगेट अबाउट इट। आप आ जाओ प्रोटीन लेवल पे, प्रोटीन लेवल पे आपको कहाँ ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, राइट। तो सेल लाइन जो सी है, या दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पे आपको हाईएस्ट
ट्यूमर ग्रोथ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन लेवल सबसे ज्यादा है, राइट। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बट बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, जैसे वो क्वेश्चन में इमेज देखते हैं ना, वो भाग जाता है। प्लीज डोंट डू इट। सी आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, because I spent so many years in solving these image based questions. I have understood one thing, that image based questions, yes, it requires a lot of fundamental knowledge. That is obviously true, but at the same time I can tell you that the image based questions are much easier to solve than straightforward questions. In straightforward question, the problem is there is no information hidden in the question. You have to memorize everything. Let's say if I say for an example, if I say that what could be the length of Okazaki fragment? For an example, a question is given that what could be the length of a Okazaki fragment. यहाँ पे कुछ और हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, राइट। सिर्फ ऑप्शन दिया जाएगा 200 बेस पेयर, 1 kb, 500 बेस पेयर, लाइक दैट, राइट। तो अगर आप नहीं जानते हो, अगर आप मेमोरी से पूरा बस हट गया कि हाँ हमको पता नहीं है कि ओकाज़की फ्रैगमेंट का लेंथ क्या है, तो दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। व्हाई डिफिकल्ट? बिकॉज इट रिक्वायर्स मेमोरी. But to answer these kind of questions, you don't require to carry any memory, isn't it? You simply apply your skill, you simply apply your analytical power, you definitely get the answer. So the plus point of answering image based question is that you no need to carry any memory. You simply apply your common sense, apply your scientific skill. That is enough to answer all those image based. So my appeal, my request to all of you who are listening to me, you please jump into the image based question. Understood? Okay. All right. So let us go ahead to the next question. Yeah. So next question is again linked to the previous questions. That's why I'm not reading it. So I'm coming to the question directly. यहाँ पे शायद आप एक चीज देखे हो कि यहाँ पे हम लोग बात करें कि IL-1 अल्फा, IL-1 बीटा, तो GAPTase कहाँ से आ गया? What is the link between IL-1 अल्फा, IL-1 बीटा with GAPTase? IL क्या है? ये तो साइटोकाइन्स है। तो साइटोकाइन्स के साथ GAPTase का क्या लिंक है? राइट? अब देखो इतना साइंटिफिक है क्वेश्चन, आपको पता चल गया कि साइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस इज नॉट डिफिकल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, बट यस साइंस इज टू मच मेथोडिकल. ओके, सो लुक एट दिस. यहां पे लिखा है द कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ GAPTase जीन इज सीन मेनी टाइम्स टू रिमेन कांस्टेंट इन द अबव सेल लाइंस अंडर ऑल कंडीशंस. द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशंस फॉर द इंक्लूजन ऑफ GAPTase mRNA in the northern blot. When you are analyzing IL-1 alpha mRNA, you are analyzing the level of IL-1 alpha, you are analyzing the level of IL-1 beta. Why have you included GAPTase here? What is the purpose of studying GAPTase here? Right? अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, बात क्या होता है, ये क्या है, नॉर्दर्न ब्लॉट, राइट, ये नॉर्दर्न ब्लॉट. अब जब ये एक्सपेरिमेंट रन किए थे, उस टाइम पे उसके आपके पास कौन कौन था? हो सकता है कि आप अकेले थे, राइट. तो ये जेल आपको मिला, राइट. इस जेल को आप कम्युनिकेट करोगे किसी रिसर्च जर्नल में, कि रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट में आप कम्युनिकेट करोगे, राइट. या तो यू आर प्रेजेंटिंग दिस रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ सम साइंटिफिक कम्युनिटी. नाउ द साइंटिफिक कम्युनिटी विल आस्क यू, नाउ लुक एट दिस. लेट्स से IL-1 बीटा का एक्सप्रेशन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, सेल लाइन डी पे इसका एक्सप्रेशन थोड़ा ज्यादा है, राइट. यहाँ पे कम है, ई में कम है, डी में ज्यादा है. तो आप क्या बोलोगे? आप ये कंक्लूड करोगे कि सर IL-1 बीटा का एक्सप्रेशन सेल लाइन डी पे ज्यादा है, सेल लाइन ई पे कम है. आप यही बोलोगे ना. अब देखो आपके पास कितना क्वेश्चन आएगा. आपके पास क्वेश्चन आएगा कि हाउ विल यू प्रूव दैट यू हैव नॉट लोडेड एक्स्ट्रा mRNA हियर. गॉट माय पॉइंट? अगेन आई एम रिपीटिंग. लेट्स से वो लोग आपको बोलेंगे, वो लोग कौन है? जो साइंटिफिक कम्युनिटी है. वो लोग बोलेंगे कि हो सकता है कि आप ज्यादा mRNA यहाँ पे लोड किए हो, ये जो लेंथ था इस लेंथ में आप ज्यादा mRNA लोड किए हो, इसीलिए शायद ज्यादा mRNA यहाँ पे दिख रहे हैं. यहाँ पे आप कम mRNA लोड किए हो, इसीलिए थोड़ा कम लिख रहा है. बट आप तो ऑनेस्ट हो, आप बोलोगे कि नहीं सर मैंने ऐसा नहीं किया. मतलब आप ये बोलने का कोशिश करोगे कि सर देयर वाज नो एरर इन लोडिंग, देयर वाज नो बायस इन लोडिंग, I loaded absolutely same amount in all the lengths. But the scientific community will ask, they will ask you that none of us were present when you ran this experiment, right? You understood? आप जब एक्सपेरिमेंट किए थे आपके पास तो कोई और नहीं था, आपके पास कोई नहीं था, नहीं आपके पास CCTV कैमरा ऑन था, नहीं आपके पास और कुछ दूसरा चीज था जिसके लिए आप, जिसका थ्रू आप प्रूव कर सकते हो. नहीं सर देयर वाज नो लोडिंग एरर,
there was no loading error. I loaded absolutely same amount in both the lanes. Still I got higher thickness in cell line B, cell line D, and lower thickness in E. But they will not believe in this way. See, science is all about honesty. Absolutely true. But you have to prove scientifically. You cannot simply say, no sir, आप तो नहीं मान रहे हो, but मैंने तो लोड सेम ही किया था दोनों लेन पे, but ऐसे आया. That is fine. But you have to prove it that you have not done anything wrong. You have maintained the honesty. You have to prove it. That too through science, not through emotionally, not through any other ways. Understood? So यहाँ पे how will you prove that you are absolutely honest throughout your experiment? You take a constitutive chain like GAPDH mRNA, right? इसको देखो, यहाँ पे इसका जो एक्सप्रेशन है पूरा जो 5 डिफरेंट सेल लाइन्स है यहाँ पे सेम है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है you have loaded the other, means the IL1 alpha 1 beta absolutely same amount. There is no loading error. Okay, this is the proof of your honesty. This is the proof of your honesty to prove that there is no loading error. So this is basically used as control. This is basically used as control to prove that from your side there is nothing wrong. Whatever is observed here in terms of IL1 alpha 1 beta, that is absolute effect of their transcription level. Understood? So that's why we take GAPDH in terms of a control constitutive gene to prove that there is no loading error. Understood? So look at the options here. So you have used this as a comparison of GAPDH expression with that of IL1 alpha in this cell line. No, there is no link first of all between GAPDH with IL1 alpha. To verify that the GAPDH expression does not vary throughout in the cell lines, as no, this is not as a control to verify that equal amounts of mRNA have been added to each lane in northern blot. अब समझ में आया? देखो, to prove that, to verify that equal amounts of mRNA have been added to the each lane of northern blot. This is the honesty. Okay, so you have added GAPDH for the purpose of control, for the purpose of prove your honesty. This is absolutely true. To verify that mRNA has been successfully isolated. No, this is not correct. Next, let us go to next question. Number 20. देखो, in a molecular biology experimental tool called chromatin immunoprecipitation, means shift. The chromatin is isolated and mechanically sheared and then allowed to incubate with antibodies. The pieces that are bound to the antibodies can then be isolated, and the DNA contained in the chromatin can be amplified by PCR and then sequenced. If the antibody used in the chromatin immunoprecipitation recognized acetylated histone, which of the following will be observed? Okay, so if you see that the acetylated histone, so which of the following can be concluded? Which of the following can be interpreted? Acetylated histone means what? Gene expression. Gene expression. Acetylated histone means histone acetylation corresponds to gene expression. Now, अगर gene expression हो रहा है, इसका मतलब क्या है? Chromatin जो है, will it be condensed or will it be open? It has to be open. Why? Now देखो, what do you mean by gene expression? मैंने क्या बोल रहा था आपको? What do you mean by gene expression? जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन, राइट? तो अगर जीन को एक्सप्रेस होना है, अगर ट्रांसक्रिप्शन होना है, तो जीन में बहुत सारे प्रोटीन है जो कि बाइंड करेगा, राइट? बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि बाइंड करेगा, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि बाइंड करेगा. तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन में तभी बाइंड कर सकता है अगर वो जीन एक्सेस दे रहा है प्रोटीन को. देखो, अगर जीन ऐसे कंडेंस्ड कंडीशन में है तो यहां पे प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीन तो कंडेंस्ड में कंडीशन में है, तो वहां पे प्रोटीन कैसे घुसेगा? हाउ विल प्रोटीन एक्सेस द जीन? हाउ विल प्रोटीन बाइंड टू द डीएनए? It will be difficult. But if a gene is little bit relaxed like this, if it is not condensed, see, this is condensed, right? This is relaxed. So if the gene is in relaxed state, it will give access to the protein so that protein will bind, right? So this means expression is going on. This means no expression. Understood?
अच्छा, तो यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन हो रहा है क्योंकि हिस्टोन एसिटाइलेशन लिखा है, जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। तो अगर जीन एक्सप्रेशन हो रहा है तो क्या होगा? तो इट विल बी इन रिलैक्स स्टेट, नॉट इन कंडेंस्ड स्टेट, राइट? तो लेट अस गो अहेड टू द ऑप्शंस। यहाँ पे लिखा है द इम्यूनोप्रेसिपिटेट कंटेन्स रिप्रेसर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। हाउ कैन इट बी रिप्रेसर? इफ द जीन इज एक्सप्रेस्ड, दिस हैज टू बी एक्टिवेटर, राइट? This has to be activated. So this is wrong. Now, the immunoprecipitated chromatin would represent the 3' end of the protein coding gene. No, this has to be 5' end. Right? This has to be 5' end, not 3' end. Next, nuclear receptor response elements may be found in the immunoprecipitated DNA. Of course, this is absolutely true. The nuclear receptor response elements may be found because we are talking about the expression, gene expression. Means there will be a lot of regulators. There will be a lot of transcription factors which will definitely be found in the immunoprecipitated form of the DNA. The immunoprecipitated chromatin would be in the most condensed form. Absolutely wrong. यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर जीन एक्सप्रेस हो रहे है इसका मतलब है जीन शुड बी इन रिलैक्स स्टेट, इट शुड नॉट बी इन कंडेंस्ड फॉर्म। अगर एक कंडेंस्ड ऐसा हो गया तो प्रोटीन विल हैव नो एक्सेस टू बाइंड टू द डीएनए। अंडरस्टूड? अगर प्रोटीन को डीएनए के साथ बाइंड करना है तो डीएनए शुड बी रिलैक्स्ड, डीएनए शुड बी ओपन so that protein should go and bind to it. Understood? So this is wrong. Yeah. All right. तो थैंक यू बोलने का टाइम आ गया। तो थैंक यू बोलने से पहले मैं फिर से कुछ चीज़ याद दिला रहा हूँ आपको। हम लोग इस पूरा सेशन में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में स्टडी किए, हम लोग ईस्ट टू हैबिट सिस्टम के बारे में बात किए, हम लोग जीएसटी पुल डाउन ऐसे के बारे में बात किए, हम लोग को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन ऐसे के बारे में बात किए, हम लोग फ्रेट एनालिसिस के बारे में बात किए, पूरा डिटेल में स्टडी किए। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस किए जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प किया हो टू स्टडी एंड टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस ऑन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच।